171 टू 180। चैप्टर 171 बीस्ट बॉडी सीक्रेट आर्ट। जल्द ही पॉइंट्स कंपटीशन का फाइनल राउंड अपने 10वें चरण में पहुंच गया। पिछले 9 राउंड्स में यश, कबीर, विक्रांत और जतिन ने अपनी शानदार ताकत दिखाते हुए लगातार 9 जीत दर्ज की थी और 18 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर बराबरी पर थे। रियांश, भुवन और युग ने एक मैच हारा था और वे 5वें, 6ठे और 7वें स्थान पर थे। हर्ष सबसे ज्यादा निराश था। उसका सामना न केवल यश से हुआ था बल्कि कबीर से भी हुआ था, जिससे वह 2 मैच हार चुका था और 14 पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर था। सूरज, हालांकि यश से हार गया था लेकिन वह केवल 2 मैच हारा था और 14 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर था। ऐसे कई डिसाइपल थे जिन्होंने 12 पॉइंट्स हासिल किए थे। उदाहरण के लिए तेजस, श्रेया और पहले 9वें स्थान पर रहा वरुण 7 अन्य लोगों के साथ 12 पॉइंट्स पर थे। अब पॉइंट्स कंपटीशन का यह आखिरी राउंड टॉप 10 क्वालिफायर्स तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला था। पहला मैच, नंबर 1 कबीर बनाम नंबर 19 सूरज। 7वें एल्डर ने बेतरतीब ढंग से 2 पर्चियां निकालीं। ये देखा कि वे पहले ही एक बार लड़ चुके हैं, फिर यूं ही 2 और पर्चियां निकालीं और नंबरों की घोषणा कर दी। ये सुनकर सूरज, जो पूरी तरह से उम्मीदों से भरा हुआ था, जम सा गया और उसके चेहरे पर गहरी निराशा छा गई। धत तेरे की क्या बदकिस्मती है। बड़बड़ाते हुए और गालियां देते हुए सूरज मार्शल आर्ट्स एरिना पर चढ़ गया। कुछ दूरी पर खड़े यश ने सूरज के हाव भाव देखकर हल्के से अपना सिर हिलाया। असल में 40 लोगों और पॉइंट्स कंपटीशन के 10 राउंड्स के साथ कोई भी अनोखा उदाहरण देखने को नहीं मिला था। आमतौर पर ग्रुप स्टेज के टॉप 3 डिसाइपल्स का सामना हेवन रैंकिंग के टॉप 10 से कम 2 बार तो होता ही था। सबसे महत्वपूर्ण कारक अभी भी ताकत ही थी। उदाहरण के लिए हर्ष ने पहले 9 राउंड्स में ही यश, कबीर और 9वें स्थान पर मौजूद वरुण का सामना किया था, लेकिन फिर भी उसने 14 पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। सीनियर ब्रदर, मैं हार मानता हूं। मैं सीनियर ब्रदर को इस एक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन में पहला स्थान जीतने की शुभकामनाएं देता हूं। सीनियर ब्रदर, मैं अब चलता हूं। सूरज इस बार काफी सीधा था, उसने सीधे अपनी हार स्वीकार कर ली। हालांकि उसके इस रवैये ने यश को और भी ज्यादा नाखुश कर दिया। यश ने ब्लैक वाटर पिल किंग जैसे कई घमंडी लोग देखे थे। उनका घमंड उनकी ताकत का प्रदर्शन था और उनका स्वभाव भी। लेकिन सूरज का घमंड एक अलग तरह का था। जब वह किसी कमजोर से मिलता तो उसका घमंड आसमान छूने लगता, लेकिन जब वह खुद से ज्यादा ताकतवर किसी इंसान से मिलता तो वह तुरंत चापलूसी करने लगता था। दूसरा मैच, नंबर 31 बनाम नंबर 14। तीसरा मैच, नंबर 40 बनाम नंबर 18। 9वां मैच, नंबर 2 विक्रांत बनाम नंबर 9 यश। 7वें एल्डर की आवाज़ जब उन्होंने नंबरों की घोषणा की तो थोड़ी देर के लिए रुक गई, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वह भी विक्रांत और यश के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर काफ़ी हैरान थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा वह रोमांच से भरे हुए थे। जैसे ही 7वें एल्डर ने नंबरों की घोषणा की, पूरा मार्शल आर्ट्स एरिना तुरंत जीवंत हो उठा। हेवन रैंकिंग के दूसरे नंबर के विक्रांत का मुकाबला यश से होगा। इस बार वह पक्का हार नहीं मानेगा, है ना? आखिरकार हम एक शानदार लड़ाई देख पाएंगे और सीनियर ब्रदर यश की ताकत का अंदाज़ा लगा पाएंगे। इस मैच की वजह से एरिना के ऊपर और नीचे खड़े लोग तुरंत उत्साहित हो गए। कुछ ही दूरी पर कबीर की आंखों में खुशी की एक चमक दौड़ गई। विक्रांत से लड़ते हुए अब तुम्हारी असली ताकत सबके सामने आ ही जाएगी, है ना? आज के सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन में यश पर सबसे ज्यादा नजर रखने वालों में से एक कबीर भी था। हालांकि कबीर के मार्शल ब्रदर शिवांग और अन्य लोगों ने कहा था कि कबीर अपनी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म की ताकत के साथ यश को आसानी से हरा देगा, लेकिन यश के दुश्मन के रूप में कबीर ने यश की पिछली हर एक लड़ाई का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। फिर वह ये देखकर हैरान रह गया कि यश की हर लड़ाई कमज़ोर होते हुए भी ताकतवर को हराने के बारे में थी। इसके अलावा लड़ाई से पहले बाहर के सभी लोगों का मानना था कि यश निश्चित रूप से हार जाएगा, जो कि उसकी वर्तमान स्थिति के बिल्कुल समान था। लेकिन नतीजा ये रहा कि यश जीत गया। साथ ही मास्टर राठौड़ ने यह भी कहा था कि यश शायद कोई राज छिपा रहा है, इसलिए हालांकि कबीर के अंदर बदला लेने की आग बहुत तेज थी, वह यश की ताकत को परखने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। सीनियर ब्रदर विक्रांत, मार्शल आर्ट्स एरिना पर कदम रखने के बाद यश ने सम्मान से अपने हाथ जोड़े। हाँ, सेक्ट में वापस आने के बाद से ही तुम्हारा नाम मेरे कानों में बिजली की तरह गूंज रहा है। आज आखिरकार मुझे तुमसे लड़ने का मौका मिल ही गया। एक जोरदार हंसी के साथ विक्रांत हवा में उछला और जैसे ही वह नीचे उतरा, पूरे मार्शल आर्ट्स एरिना से एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। इस गति को देखकर यश के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सीनियर ब्रदर विक्रांत से मार्गदर्शन की उम्मीद करता हूँ। मैं मार्गदर्शन देने की हिम्मत नहीं करूँगा जूनियर ब्रदर यश। मेरी मार्शल स्किल्स खूनी लड़ाइयों से निखरी हैं जो एक अजेय ऑरा पर जोर देती हैं। मेरे हमले निश्चित रूप से लोगों को घायल करेंगे, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा।
जैसे ही उसने बात खत्म की, विक्रांत ने एक कदम बढ़ाया और जिस पल एक गरजने वाली आवाज उठी, उसने यश की ओर एक मुक्का जड़ दिया। मुक्का मारने से पहले विक्रांत केवल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लग रहा था। जिस पल उस मुक्के की परछाई हिली, एक न रुकने वाला ऑरा तुरंत उभर आया। जैसे जैसे वह दौड़ा, विक्रांत का शरीर बड़ा और बड़ा होता गया, जब तक कि ऐसा नहीं लगने लगा जैसे किसी ऊंचे पहाड़ को नीचे से देखा जा रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो जो सामने आ रहा था वह कोई मुक्का नहीं, बल्कि आसमान से गिरते हुए पहाड़ थे। क्लैंग! हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड म्यान से बाहर आ गई। जिस पल एक ठंडी ऑरा उठी जिसने लोगों के दिलों को कंपा दिया, यश ने कोल्ड प्लम ब्रेकिंग स्नो स्ट्राइक के साथ जवाबी हमला किया और तुरंत उस पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। आसमान से एक लोहे का मुक्का जोर से नीचे गिरा। बैंग! मुक्का और तलवार टकराए। यश की हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड अचानक मुड़ गई। एक अप्रतिरोध्य बल टकराया और अपनी स्वॉर्ड लाइट की एक चमक के साथ यश उस गति के साथ पीछे खिसक गया। जूनियर ब्रदर यश, अगर तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है तो आज तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। विक्रांत, जिसने एक ही मुक्के में पलड़ा भारी कर लिया था, जोर से चिल्लाया। तो फिर आइए, सीनियर ब्रदर विक्रांत, मेरी एक तलवार का सामना करने की कोशिश कीजिए। यश ने अपनी हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड उठाए और एक बादल जैसी सफ़ेद स्वॉर्ड क्यूई सीधे विक्रांत की ओर दौड़ पड़ी। फ्लोइंग क्लाउड अज ए विप। विक्रांत दहाड़ा और उसने मुक्का मारा। जिस पल वह उससे टकराया, सफ़ेद स्वॉर्ड क्यूई टिमटिमाई, उसने अजीब तरह से एक मोड़ लिया, विक्रांत के मुक्के को चकमा दिया और सीधे विक्रांत पर वार किया। विक्रांत बहुत घबरा गया। अपनी जल्दबाजी में उसे एक तलवार लगी और वह 5 कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। हालांकि यश ने अपने फायदे को कायम रखा और फ्लोइंग क्लाउड अज ए विप तकनीक का इस्तेमाल जारी रखा। उसकी हर स्वॉर्ड स्ट्राइक पिछली वाली से ज़्यादा तेज थी। कई हमलों के बाद विक्रांत मार्शल आर्ट्स एरिना के किनारे तक धकेल दिया गया था। ठीक जब विक्रांत मार्शल आर्ट्स एरिना से नीचे गिरने ही वाला था कि अचानक उसने किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ लगाए। उस दहाड़ के बीच विक्रांत का दाहिना हाथ और पूरी दाहिनी भुजा अचानक सूज गई और लंबी हो गई, जो स्केल्स जैसी किसी चीज से ढक गई थी। उसने एक हथेली से वार किया और यश की स्वॉर्ड क्यूई को कुचल दिया। ब्लेजिंग ड्रैगन किंग्स क्लॉ। जैसे कोई आग का ड्रैगन झपट रहा हो, विक्रांत की दाहिनी भुजा अचानक 3 मीटर तक फैल गई। एक स्पिरिचुअल पावर वाली भुजा लंबी होती गई और पलक झपकते ही 10 मीटर से अधिक लंबी भुजा, मानो कोई ड्रैगन किंग प्रकट हो गया हो, ऊपर से नीचे की ओर दबाई गई, जिसने 3 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। स्टार चेजिंग स्टेप्स के एक कदम के साथ यश बिजली की तरह पीछे हटा, लेकिन फिर भी एक मोटी उंगली उसे छूते हुए निकल गई, जिससे वह लड़खड़ाते हुए पीछे जा गिरा। बीस्ट बॉडी सीक्रेट आर्ट। ये सच में बीस्ट बॉडी सीक्रेट आर्ट है। अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट्स हैरानी से चिल्ला उठे। हालांकि यश की भौहें थोड़ी तंग गईं। उसे बीस्ट बॉडी सीक्रेट आर्ट के बारे में पता था। यह एक प्राचीन सीक्रेट आर्ट थी जिसके जरिए विशेष तरीकों से शक्तिशाली याओ बीस्ट्स के खून और कोर का इस्तेमाल करके किसी के शरीर के एक हिस्से को याओ बीस्ट के शरीर में बदल दिया जाता था। इस सीक्रेट आर्ट को बीस्ट बॉडी सीक्रेट आर्ट कहा जाता था। कुछ लोग अपने पैरों को प्रशिक्षित करते थे, कुछ अपने हाथों को और कुछ अपने धड़ को। इसे सीखना बेहद मुश्किल था, लेकिन एक बार इसमें महारत हासिल करने के बाद इसकी ताकत बहुत भयानक हो जाती थी और बहुत कम लोग ही इसका मुकाबला कर पाते थे। जब यश ने विक्रांत की बीस्ट बॉडी सीक्रेट आर्ट को देखा तो उसे अपने मिराज ड्रैगन पल की याद आ गई। उसका मिराज ड्रैगन पल उसे कुछ याओ बीस्ट के रूपों में बदलने की अनुमति देता था, लेकिन इसमें बीस्ट बॉडी सीक्रेट आर्ट जैसी ताकत नहीं थी। हालांकि ये केवल मिराज ड्रैगन पल के पहले लेयर के खुलने का फायदा था जो यश को मिला था। यश ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि जब मिराज ड्रैगन पल के दूसरे लेयर की सील टूट जाएगी तो कौन से जादुई बदलाव होंगे। हाल के वर्षों में मिराज ड्रैगन पल ने जो शक्ति मिली थी वह बस आश्चर्यजनक थी, विशेष रूप से इतने सारे याओ बीस्ट कोर। यश को जो शक्ति प्राप्त हुई वह वास्तव में उसका एक बहुत छोटा हिस्सा था। इसका ज़्यादातर हिस्सा मिराज ड्रैगन पल ने सील को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। जूनियर ब्रदर यश, सभी मार्शल ब्रदर्स में तुम पहले हो जिसने मुझे बीस्ट बॉडी टेक्निक इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है। सिर्फ इस बात के लिए तुम गर्व कर सकते हो। इस समय विक्रांत किसी पियरलेस डेमन गॉड की तरह लग रहा था। 10 मीटर से अधिक लंबी उसकी स्पिरिचुअल पावर वाली भुजा लहरा रही थी, जो भयानक और जंगली ऑरा की लहरें छोड़ रही थी। ये सुनकर यश मुस्कुराया। हे सीनियर ब्रदर विक्रांत, मैंने भी खुद को थोड़ा रोक कर रखा था। मैं असल में सबको चौंकाना चाहता था, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इतनी जल्दी अपनी ताकत दिखाने पर मजबूर कर देंगे। बिना किसी झिझक के अपने डिवाइन थॉट के एक विचार के साथ यश का स्पिरिट गाइडिंग लेट स्टेज कल्टीवेशन तुरंत फूट पड़ा। उसके शरीर के भीतर उसकी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी कांपने लगी और यश का ऑरा एकदम से जंगली रूप से बढ़ गया। यश इतनी जल्दी अपने स्पिरिट गाइडिंग लेट स्टेज की ताकत का खुलासा नहीं करना चाहता था। हालांकि विक्रांत बहुत शक्तिशाली था। न केवल उसका कल्टीवेशन पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म तक पहुंच गया था, बल्कि इस बीस्ट बॉडी सीक्रेट आर्ट में भयानक शक्ति भी थी।
अगर यश जीतना चाहता था तो उसे या तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना था या फिर विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करने के लिए अपने स्पिरिट गाइडिंग मिड स्टेज कल्टीवेशन का उपयोग करना था। हालांकि विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट बहुत शक्तिशाली थी और इसकी ताकत को अभी तक पूरी तरह से उसकी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। जैसे ही यश का कल्टीवेशन सामने आया, मंच के ऊपर और नीचे मौजूद हर कोई तुरंत दंग रह गया, यहाँ तक कि दर्शक दीर्घा में बैठे सेक लीडर भी हैरान रह गए। 3 महीने पीक 5th लेवल एसेंस से स्पिरिट गाइडिंग लेट स्टेज तक। क्या उसने ब्लैक वाटर पिल किंग को लूट लिया है? कल्टीवेशन में इतनी तरक्की तो बस ग्रैंड एल्डर सोमनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी हैरानी कैसे व्यक्त करें। धत, ये किस तरह की गति है? 1 महीने पहले ऐसी अफवाहें थीं कि सीनियर ब्रदर यश का कल्टीवेशन स्पिरिट गाइडिंग मिड स्टेज तक पहुंच गया है और हम पहले ही हैरान थे। लेकिन अब स्पिरिट गाइडिंग लेट स्टेज, ये गति, हम जो 1 साल में एक स्तर आगे बढ़ते हैं, इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कई इनर सेक्ट डिसाइपल पूरी तरह से हैरान रह गए। मंच के नीचे रियांश और हर्ष ने एक दूसरे को देखकर कड़वी मुस्कान बिखेरी। ऐसा लगता है कि हमारी पसंद सही थी। खुशकिस्मती से हम लड़े नहीं। 1 महीने बाद सीनियर ब्रदर यश ने फिर से अपनी हदें पार कर ली हैं। ये बहुत ही असामान्य है। विक्रांत का खेल खत्म, हर्ष ने सीधे घोषणा कर दी। मंच पर विक्रांत की आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी। स्पिरिट गाइडिंग लेट स्टेज, बस इतना ही। मैं पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म हूँ, ये लो। उसके शरीर को ढकने वाला स्पिरिचुअल पावर का हाथ लहराया जैसे आसमान टूट रहा हो और उसने यश को कवर कर लिया। यश का शरीर अचानक ऊपर उठा, उसका स्पिरिट गाइडिंग लेट स्टेज कल्टीवेशन पूरी तरह से फूट पड़ा। यश का चेहरा शांत था। उसके दिमाग ने उसकी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी को सक्रिय कर दिया और उसके शरीर के चारों ओर की स्वॉर्ड क्यूई तुरंत अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई। उसकी हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड एक बार में 9 बार चमकी और हर चमक के साथ एक फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड और आसमान में छा गई। स्वूश 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 स्वूश, 9 स्वॉर्ड क्यूई आसमान में छा गईं जैसे उनमें जान हो। उनमें से 6 सीधे ऊपर की ओर बढ़ीं, जिससे विक्रांत की बीस्ट बॉडी वाली स्पिरिचुअल पावर तितर बितर हो गई। हालांकि अन्य 3 ने अचानक एक मोड़ लिया, सीधे विक्रांत की बीस्ट बॉडी स्पिरिचुअल पावर पर प्रहार किया। हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड के लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट एनहांसमेंट के साथ उन्होंने विक्रांत की बीस्ट बॉडी स्पिरिचुअल पावर वाले हाथ को सीधे काट दिया। विक्रांत बहुत घबरा गया। जैसे ही उसका शरीर बदला, यश का शरीर एक बार फिर हवा में उछल गया और उसने अपनी तलवार की 9 और चमकें बिखेर दीं। फ्लोइंग क्लाउड 9 फ्लैशेस, 9 स्वॉर्ड क्यूई सभी दिशाओं से विक्रांत की ओर टकराईं। जिस पल विक्रांत ने लगातार मुक्के मारे, ये सोचकर कि वह 9 स्वॉर्ड क्यूई को चकनाचूर कर देगा, 9 स्वॉर्ड क्यूई तुरंत बदल गईं और केंद्रीय स्वॉर्ड क्यूई की ओर मुड़ गईं। 9 स्वॉर्ड्स इन 1 बैंग, एक भयानक गर्जना हुई। 9 तलवारों के एक होने के बाद लगभग बाल्टी जितनी मोटी स्वॉर्ड ऑरा ने विक्रांत को सीधे पीछे की ओर उड़ा दिया और वह मार्शल आर्ट्स एरिना से नीचे जा गिरा। विक्रांत के मुंह के किनारे से खून की एक पतली धार बह निकली। मंच के ऊपर और नीचे हर कोई तुरंत सन्न रह गया। कबीर, जो हर एक बारीकी को ध्यान से देख रहा था, उसकी आंखों में भी गहरा सदमा साफ दिखाई दे रहा था। यश, क्या ये तुम्हारी असली ताकत है? ये वास्तव में काफ़ी मजबूत है, लेकिन मेरे सामने ये काफ़ी नहीं है। जैसे ही श्रेया ने तेजी से 3 बार प्रहार किया, नकुल को मार्शल आर्ट्स एरिना से नीचे धकेलते हुए फाइनल पॉइंट्स कंपटीशन का 10वां राउंड समाप्त हो गया। 9वें राउंड की तुलना में 10वें राउंड के बाद रैंकिंग में कुछ बदलाव हुए। कबीर, यश और जतिन 20 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर थे, जबकि विक्रांत, जो हेवन रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था, यश से हारने के कारण 18 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर खिसक गया। इस राउंड में रियांश की किस्मत अच्छी थी, उसने एक मैच जीता और 16 पॉइंट्स हासिल किए, जिससे वह हर्ष के साथ 5वें और 6ठे स्थान पर आ गया, जिसने भी एक मैच जीता था। हालांकि क्योंकि सूरज एक मैच हार गया और श्रेया, तेजस, वरुण और अन्य ने भुवन और युग के साथ एक मैच जीता, इसलिए 14 पॉइंट्स वाले डिसाइपल्स की संख्या 6 हो गई। इन 6 में से 2 को बाहर होना था। 7वें एल्डर का तरीका सरल था। 6 लोगों के इस छोटे ग्रुप के भीतर प्रत्येक व्यक्ति लड़ने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी को चुनेगा और फिर एक चुनौती का जवाब देगा। कुल मिलाकर 2 मैच लड़ेगा। जो दोनों मैच हार जाएंगे उन्हें पहले बाहर कर दिया जाएगा। यदि बचे हुए लोगों की संख्या अभी भी बहुत अधिक हुई तो जो एक मैच हारे हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। सूरज ने ये मुसीबत खुद मोल ली थी। वह प्रतिद्वंद्वी चुनने के लिए मंच पर सबसे पहले गया, जिससे उसे पहले ही काफ़ी फायदा मिल गया, लेकिन उसने मूर्खतापूर्वक श्रेया को एक आसान लक्ष्य मान लिया। श्रेया की हाफ मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी यश की तरह ही एक ही मूल से आई थी। हालांकि श्रेया की डिवाइन सोल पावर अभी तक ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन को सक्रिय रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी का सहायक प्रभाव उसी स्रोत से था। वास्तव में लेगेसी के दौरान, क्योंकि श्रेया मुख्य प्राप्तकर्ता थी, उसने जो स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी बनाई थी वह यश से भी थोड़ी मजबूत थी।
नतीजतन सूरज के हैवी माउंटेन लेग आर्ट कॉन्सेप्ट का श्रेया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सूरज को श्रेया ने मार्शल आर्ट्स एरिना से बुरी तरह से नीचे गिरा दिया। ये केवल इसलिए था क्योंकि श्रेया का कल्टीवेशन पीक 5th लेवल एसेंस पर था और उसके पास लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का बोनस नहीं था, जिससे वह एक तलवार के वार से सूरज के बॉडी प्रोटेक्शन ऑरा को नहीं तोड़ सकी। अन्यथा सूरज का अंजाम वास्तव में बहुत बुरा होता। श्रेया का उपनाम लिटिल राक्षसा उससे यूं ही नहीं दिया गया था। तेजी से जब प्रतिद्वंद्वी चुनने की श्रेया की बारी आई तो उसने सीधे सूरज को चुनौती दी, जिसने उसे एक आसान लक्ष्य समझा था। जब श्रेया पहले समान कल्टीवेशन वाले डिसाइपल्स से लड़ी थी तो उसके हमले निर्मम थे, जीत हासिल करने पर हमेशा खून बहाती थी। इस क्रूर शैली के साथ साथ उसके मास्टर राघव, जिन्हें डेमोनिक फेस्ड राक्षसा के रूप में जाना जाता था, ने जल्दी ही उसे डिसाइपल्स के बीच लिटिल राक्षसा का उपनाम दिला दिया। मूल रूप से सूरज एक हारे हुए प्रतिद्वंद्वी को फिर से चुनौती देने के श्रेया के फैसले से इनकार कर सकता था, जो कि दादागिरी करने जैसा लग रहा था। हालांकि सूरज, जो एक मैच वापस जीतना चाहता था और अपना सम्मान बचाना चाहता था, सीधे मार्शल आर्ट्स एरिना पर कूद गया। नतीजतन सूरज वास्तव में एक आसान लक्ष्य बन गया, जिसे श्रेया ने कुचल दिया और इन सेक्ट के टॉप 10 में प्रवेश करने के पुरस्कारों से पूरी तरह से बाहर कर दिया। सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन के टॉप 10 इस प्रकार तय किए गए। वे थे कबीर, यश, जतिन, विक्रांत, रियांश, हर्ष, वरुण, युग, तेजस और श्रेया। हेवन रैंकिंग पर सेक्ट के टॉप 10 डिसाइपल्स में से आश्चर्यजनक रूप से 3 सेक्ट के टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए। फाइनल रैंकिंग मैच तुरंत आयोजित नहीं किए गए। कई लोग सुबह ही 20 मैच लड़ चुके थे, उनका कल्टीवेशन और स्पिरिट बुरी तरह से खत्म हो चुके थे, और कुछ घायल भी थे, जैसे विक्रांत, जिसके लिए अपनी पीक कॉम्बैट पावर का प्रदर्शन करना मुश्किल होता। इसलिए 7वें एल्डर ने 2 घंटे के ब्रेक की घोषणा की और लड़ाई दोपहर में फिर से शुरू होने वाली थी। 2 घंटे जल्दी बीत गए, लेकिन मार्शल आर्ट्स एरिना में जमा होने वाली भीड़ और बड़ी हो गई। सेक्ट के शायद ही कभी देखे जाने वाले ट्रू डिसाइपल्स, जैसे कि शिवांग, लक्ष्य, मुदित और मयंक, सभी मार्शल आर्ट्स एरिना में दिखाई दिए और अपना एक खास छोटा सकल बना लिया। यहाँ तक कि काव्यांजलि भी मार्शल आर्ट्स एरिना में आए, लेकिन वह यश के काफ़ी करीब रही, जिससे कई डिसाइपल ईर्ष्या करने लगे। सेक्ट के सभी 8 एल्डर भी मौजूद थे। सेक्ट के टॉप 10 सभी उत्कृष्ट प्रतिभा वाले थे, और यदि कोई एल्डर किसी डिसाइपल से प्रसन्न होता तो वे उन्हें उसी समय अपना डिसाइपल बना सकते थे। टॉप 10 रैंकिंग मैच अब शुरू होते हैं। पहला मैच, रियांश बनाम वरुण। मार्शल आर्ट्स एरिना पर कदम रखने वाले 7वें एल्डर ने जोर से घोषणा की। रैंकिंग मैच वास्तव में सबसे सरल थे। प्रत्येक व्यक्ति टॉप 10 में से हर दूसरे व्यक्ति से लड़ेगा, जिसमें जीत और हार के लिए पॉइंट्स दिए जाएंगे। सबसे अधिक पॉइंट्स वाला व्यक्ति इस सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन का चैंपियन होगा। जिन विरोधियों ने ग्रुप स्टेज और फाइनल पॉइंट्स कॉम्पिटिशन में पहले ही लड़ाई लड़ी थी, उनके पिछले मैच का परिणाम सीधे लड़ाइयों की संख्या कम करने के लिए उपयोग किया जाएगा। बेशक, यदि कोई असंतुष्ट था तो वे दोबारा मैच के लिए आवेदन कर सकते थे। यश ने पहले हर्ष, रियांश, विक्रांत और वरुण से लड़ाई लड़ी थी। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो यश को इस रैंकिंग प्रतियोगिता में केवल 4 मैच लड़ने होंगे। जल्द ही यश की बारी आ गई। चौथा मैच, यश बनाम जतिन। 7वें एल्डर के बुलावे पर यश और जतिन एक साथ मार्शल आर्ट्स एरिना पर आ गए। ये सुनकर कि यश जतिन से लड़ने वाला था, सभी की निगाहें मार्शल आर्ट्स एरिना पर टिक गईं। सीनियर ब्रदर शिवांग, आपको क्या लगता है कि यश और जतिन के बीच कौन जीतेगा? ट्रू डिसाइपल मयंक ने पूछा। ट्रू डिसाइपल्स के बीच होने वाली चर्चाएं सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली थीं। तुरंत सभी डिसाइपल्स ने अपने कान खड़े कर लिए। वे ट्रू डिसाइपल्स की गहरी बातें सुनना चाहते थे। एक खूबसूरत मुस्कान के साथ शिवांग ने पहले नखरे दिखाते हुए कहा, जूनियर ब्रदर मयंक, क्या तुम सच सुनना चाहते हो या झूठ? सच या झूठ, आपका क्या मतलब है? झूठ के बारे में बताऊं तो मेरे जूनियर ब्रदर की दुखद मौत यश के हाथों हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उम्मीद है कि जतिन जीतेगा और यश हारेगा, शिवांग ने कहा। तो सच यह है कि यश जीतेगा? बिल्कुल। हालांकि मुझे वास्तव में उम्मीद है कि यश हार जाए, लेकिन आज स्वॉर्ड दाव में यश का प्रदर्शन असाधारण रूप से शानदार रहा है। विशुद्ध रूप से स्वॉर्ड दाव की उपलब्धि के मामले में केवल लिटिल राक्षसा श्रेया ही यश से थोड़ी बहुत तुलना कर सकती है। दुर्भाग्य से जतिन भी तलवार का इस्तेमाल करता है। कल्टीवेशन में ज़्यादा अंतर न होने के कारण जतिन के जीतने की संभावना लगभग 0 है। जबकि शिवांग और अन्य लोग चर्चा कर रहे थे, यश और जतिन पहले ही लड़ाई में उतर चुके थे। सीनियर ब्रदर जतिन, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। एक हल्की सी आवाज़ के साथ यश की तलवार की रोशनी फूट पड़ी। बादल जैसी तलवार की रोशनी जतिन की ओर नीचे की तरफ गिर रही थी। फ्लोइंग क्लाउड लाइक ए विप। जतिन ने अचानक से इसका सामना करने के लिए एक स्वॉर्ड लाइट निकाली। फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट अपने अजीब बदलावों में माहिर थी। अपने डिवाइन थॉट के एक विचार के साथ यश की स्वॉर्ड लाइट अचानक चाबुक की तरह मुड़ गई, जतिन की आने वाली स्वॉर्ड लाइट से बचते हुए और जतिन की ओर प्रहार करते हुए।
अचानक जतिन की स्वॉर्ड लाइट भी अजीब तरह से मुड़ गई और यश की स्वॉर्ड लाइट से मिल गई। दो मुड़ी हुई स्वॉर्ड लाइट आपस में जोर से टकराईं और फिर गायब हो गईं। हालांकि यश के चेहरे के भाव स्थिर हो गए थे। जूनियर ब्रदर यश, मेरी फ्लोइंग क्लाउड लाइक ए विप कैसी है? मैं 1 साल से ज़्यादा समय से इस फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का लगन से अभ्यास कर रहा हूँ। जतिन का चेहरा काफ़ी आत्मसंतुष्ट था, जैसे वह कह रहा हो कि यश का उसके सामने फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का प्रदर्शन करना किसी बढ़ई की दुकान पर कुल्हाड़ी लाने जैसा था। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, कहते हुए यश का शरीर अचानक ऊपर की ओर उड़ गया। हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड से स्वॉर्ड लाइट निकल रही थी और उसके भीतर की स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी लगातार कंपन कर रही थी। 9 फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड क्यूई एक पंक्ति में कतारबद्ध हो गईं, सैनिकों की तरह जतिन पर हमला करने के लिए तैयार। फ्लोइंग क्लाउड 9 फ्लैशेस, बढ़िया, जतिन जोर से चिल्लाया। उसने भी फ्लोइंग क्लाउड 9 फ्लैशेस के साथ फ्लोइंग क्लाउड 9 फ्लैशेस का मुकाबला किया। ठीक जब 18 फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड्स आपस में टकराने ही वाली थीं, यश के हाथ में मौजूद हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड थोड़ी सी कांपी। 9 फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड क्यूई तेज हो गईं और पलक झपकते ही जतिन के फ्लोइंग क्लाउड 9 फ्लैशेस को पीछे छोड़ दिया। वूश, 9 तलवारें एक हो गईं, जतिन पर टूट पड़ीं। ये बदलाव बेहद चमत्कारी था, यहाँ तक कि जतिन, जो फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट में माहिर था, उसने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। अपने सदमे में जतिन ने अपनी रक्षा के लिए जल्दबाजी में अपनी तलवार निकाली और उसका बॉडी प्रोटेक्शन ऑरा तेजी से चमक उठा। बैंग, जतिन संयुक्त फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड क्यूई द्वारा टूटे हुए लकड़ी के तख्ते की तरह उड़ गया। आत्मरक्षा के लिए उसने जिस रिफाइंड गोल्ड लंबी तलवार का इस्तेमाल किया था, वह अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। जमीन पर गिरने के बाद जतिन ने, जिसके मुंह के किनारे से ताज़ा खून बह रहा था, अपनी चोटों को नज़रअंदाज कर दिया और डरे हुए चेहरे के साथ यश से पूछा, ये नामुमकिन है। इतना अजीब और अप्रत्याशित बदलाव कैसे हासिल किया जा सकता है? फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट में ऐसा कोई बदलाव नहीं है। मंच के ऊपर और नीचे मौजूद दर्शक भी हैरान रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक बहुप्रतीक्षित शानदार लड़ाई केवल 2 वार में खत्म हो जाएगी। ये वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक था। ओह, अगर आप लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, यश ने यूं ही बड़बड़ाते हुए कहा। दरअसल इस मैच में जतिन को कुछ अनुचित तरीके से हराया गया था। अगर उसने फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया होता तो अपनी ताकत के साथ वह इतनी सफाई से नहीं हारता और 2 वार भी नहीं झेल पाता। बदलावों के मामले में यश के साथ मुकाबला करना बस खुद को चोट पहुंचाने जैसा था। ये तो भूल ही जाए कि यश की स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी ने उसे तलवार को इस हद तक नियंत्रित करने की अनुमति दी थी जहां तक अन्य लोग मुश्किल से पहुंच सकते थे। हालांकि जिस चीज़ ने वास्तव में यश को अप्रत्याशित बदलावों के साथ फ्लोइंग क्लाउड 9 फ्लैशेस करने की अनुमति दी, वह थी उसकी शक्तिशाली डिवाइन सोल पावर। उसकी शक्तिशाली डिवाइन सोल पावर के प्रभाव में यश के हाथों में फ्लोइंग क्लाउड 9 फ्लैशेस लगभग इच्छा के अनुसार बदल जाते थे। दुश्मन का सामना करने के लिए समान तलवार की चालों का उपयोग करना जतिन के लिए बस मौत को बुलावा देना था। बेशक अगर जतिन ने अन्य स्वॉर्ड आर्ट्स का भी इस्तेमाल किया होता तो ये सतह पर केवल बेहतर ही दिखता, वह फिर भी अंत में हार ही जाता। लंबे समय तक अभ्यास किया, ये सुनकर जतिन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने 1 साल से अधिक समय तक लगन से इस स्वॉर्ड आर्ट का अभ्यास किया था और फ्लोइंग क्लाउड 9 फ्लैशेस हमेशा उसकी किलिंग मूव रही थी। भले ही यश ने लंबे समय तक अभ्यास किया हो, लेकिन वह कितना लंबा हो सकता था? ट्रू डिसाइपल्स के बीच शिवांग मन ही मन बहुत हैरान था। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन उसे पता था। 1 महीने पहले उसने व्यक्तिगत रूप से यश को स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की 5वीं मंजिल पर फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का चयन करते देखा था। सिर्फ 1 महीने में उसने फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का इस हद तक कल्टीवेशन कर लिया था, जो जतिन से भी अधिक मजबूत था, जिसने 1 साल तक लगन से इसका कल्टीवेशन किया था। क्या यश की यह प्रतिभा असामान्य है, या क्या उसके पास वास्तव में कोई अविश्वसनीय खजाना है? शिवांग के चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन उसकी आंखें रोशनी से चमक उठीं। कुछ ही दूरी पर कबीर की आंखों में भी आश्चर्य दिखाई दे रहा था। अगर यश जतिन से नहीं लड़ता तो उसे पता नहीं चलता कि यश के फ्लोइंग क्लाउड 9 फ्लैशेस में ऐसे बदलाव हो सकते हैं। 5वां मैच, कबीर बनाम विक्रांत। जैसे ही यश मंच से नीचे उतरा, 7वें एल्डर की आवाज़ फिर से गूंज उठी। मंच के नीचे यश की नज़र विक्रांत की ओर मुड़ गई। उसकी आंखों में कुछ उम्मीद थी। विक्रांत को कोई चाल तो चलनी ही चाहिए, है ना? यश की सबसे बड़ी वर्तमान उलझन भी यही थी। वह कबीर की सच्ची युद्ध शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता था। शायद ये कबीर की शोहरत थी, या शायद उसका स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म कल्टीवेशन, जिसने सभी को डरा दिया था। फाइनल पॉइंट्स कंपटीशन में कबीर के सभी 10 विरोधियों ने मंच पर कदम रखते ही हार मान ली थी, जिससे यश को कबीर की ताकत का अंदाज़ा लगाने का कोई मौका नहीं मिला। ये सीनियर ब्रदर विक्रांत है। सीनियर ब्रदर विक्रांत के व्यक्तित्व के साथ भले ही वह हार जाए, वह निश्चित रूप से कोई चाल चलेगा, है ना? बेशक सीनियर ब्रदर विक्रांत अपनी कठोरता के लिए मशहूर हैं।
भीड़ की चौकस निगाहों के बीच विक्रांत और कबीर धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स एरिना में आ गए। भयानक शक्ति के उतार चढ़ाव के बीच विक्रांत का बीस्ट फॉर्म स्पिरिचुअल आर्म सीधे टूट गया और उसके दाहिने हाथ के स्केल्स के बीच की खाली जगह से ताज़ा खून रिसने लगा। मंच के ऊपर और नीचे लोगों की सांसें एक साथ अटक गईं, यहाँ तक कि यश भी चौंक गया और उसने एक गहरी सांस ली। एक मुक्का। कबीर ने केवल एक मुक्का मारा और आसानी से विक्रांत को हरा दिया, जिसने सीधे अपनी सबसे मजबूत बीस्ट फॉर्म सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल किया था। यश ने शुरू में सोचा था कि विक्रांत के कल्टीवेशन के साथ वह कम से कम कबीर को अपनी कुछ ताकत दिखाने के लिए मजबूर करने में सक्षम होगा, लेकिन यश ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विक्रांत अपने पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म कल्टीवेशन के साथ कबीर के एक मुक्के का भी सामना नहीं कर पाएगा। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में ब्रेक थ्रू करने से वह वास्तव में इतना मजबूत हो गया। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म और स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के बीच का अंतर एसेंस रेल्म और ब्लड रिफाइनिंग रेल्म के बीच के अंतर जैसा है। एक बार ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद युद्ध शक्ति में गुणात्मक बदलाव आता है। जब किसी मार्शल आर्टिस्ट का कल्टीवेशन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक पहुंच जाता है तो स्पिरिचुअल पावर सीड को संघनित करने के अलावा सबसे बड़ा बदलाव स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यश के आश्चर्य को सुनकर काव्यांजलि ने उसे समझाना शुरू किया। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन वह नहीं है जैसा कि कुछ मार्शल आर्टिस्ट समझते हैं, एसेंस को पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर में बदलना। इसके बजाय ये शरीर के भीतर की सभी अशुद्धियों को बाहर निकालने और साफ करने के लिए स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करना है, जिससे किसी की फिजिकल बॉडी एक एक्वायर्ड स्पिरिचुअल बॉडी में बदल जाती है, जिसे स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। काव्यांजलि ने कहा, एक्वायर्ड स्पिरिचुअल बॉडी। हाँ, अर्थ रैंक और उससे ऊपर, विशेष रूप से हेवन रैंक मार्शल स्किल्स की फिजिकल बॉडी से बहुत अधिक मांगें होती हैं और केवल एक एक्वायर्ड स्पिरिचुअल बॉडी ही इतनी अधिक स्पिरिचुअल पावर का सामना कर सकती है। इसके अलावा केवल एक्वायर्ड स्पिरिचुअल बॉडी का कल्टीवेशन करके ही कोई शक्तिशाली डिवाइन एबिलिटी सीक्रेट आर्ट्स में महारत हासिल कर सकता है, जिससे फिजिकल बॉडी मजबूत पावर के उतार चढ़ाव का सामना कर सके, जैसे कि सेक्ट लीडर की मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी वर्ड रेल्म ग्रेट हैंड सील। उदाहरण के लिए, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के पहले स्तर को मेरिडियन ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, जो स्पिरिचुअल पावर के साथ शरीर में सभी मेरिडियंस को पोषण और संयमित करना है और अंततः उन्हें फिजिकल स्पिरिचुअल वेन्स में बदलना है। मेरिडियन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपके मेरिडियंस असहनीय चुभने वाले दर्द का अनुभव करने से पहले एक बार में आपकी आंतरिक स्पिरिचुअल पावर का केवल 10वां हिस्सा ही पास कर सकते हैं, लेकिन अगर यह मेरिडियन ट्रांसफॉर्मेशन है तो एक क्षमता 10 में से 2 या उससे भी अधिक हो सकती है और नुकसान को सहने के लिए मेरिडियंस का प्रतिरोध भी मजबूत होता है। इस बारे में बात करते हुए काव्यांजलि अचानक रुक गई, उसकी आवाज़ एक गुप्त ध्वनि प्रसारण में बदल गई। मैं महसूस कर सकती हूँ कि कबीर के मन में तुम्हें मारने का इरादा है। तुम हार क्यों नहीं मान लेते और बाद में उससे फिर से क्यों नहीं लड़ते? ये सुनकर यश ने कड़वी मुस्कान बिखेरी। काव्यांजलि वास्तव में भूली थी। सीधे हार मानने का ऐसा सुझाव शायद केवल अत्यंत सरल स्वभाव वाली काव्यांजलि द्वारा ही इतनी गंभीरता से दिया जा सकता था। चिंता मत करो, मुझे अंदाजा है, मैं ठीक रहूंगा। मुझे पता है, अगर कबीर ने तुम पर कोई जहरीला हाथ डालने की हिम्मत की तो मैं दौड़कर जाऊंगी और उसे एक ही वार में मार डालूंगी, बिना किसी जुनून के, बिना किसी उत्तेजना के, जैसे कि बस बात कर रही हो। काव्यांजलि ने यूं ही अपने विचार कह दिए। हालांकि इस सबसे शुद्ध विचार ने यश को गहराई से छू लिया। एक बार में विक्रांत को हराना, शक्ति के इस इकलौते प्रदर्शन ने कबीर को सारी लाइमलाइट लूटने का मौका दे दिया। जो डिसाइपल्स पहले इस बात पर अड़े थे कि यश जीतेगा, वे तुरंत निराश हो गए। उनकी नज़र में कबीर की ताकत के आगे यश के जीतने का कोई चांस ही नहीं था। रैंकिंग प्रतियोगिता जारी रही, लेकिन कई लोगों की नज़र में आज के सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन में पहला स्थान अब कोई रहस्य नहीं रह गया था। कबीर निश्चित रूप से ग्रैंड कॉम्पिटिशन में पहले स्थान पर होगा। हालांकि कई लोगों को लगा कि कबीर का सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन में भाग लेना थोड़ा अनुचित था, क्योंकि उसका कल्टीवेशन पहले ही स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में पहुंच चुका था। लेकिन एक अच्छी खूबी 100 कमियों को छिपा देती है। ताकत, जबरदस्त ताकत के साथ सभी असहमति भरी आवाज़ों को दबाया जा सकता था। अगले मैचों में जतिन घायल विक्रांत से आधे मूव से हार गया, जिसने एक बार फिर विक्रांत की प्रभावशाली ताकत को साबित कर दिया और उससे भी ज़्यादा ये दिखाया कि विक्रांत को एक मुक्के से हराने वाला कबीर कितना शक्तिशाली था। सभी के आश्चर्य के लिए हर्ष ने न केवल रियांश को हराया बल्कि हेवन रैंकिंग में तीसरे स्थान पर मौजूद जतिन को भी मामूली अंतर से हरा दिया, जिससे एक बड़ा उलटफेर हुआ। हर्ष का जतिन को मामूली अंतर से हरा पाने का बड़ा कारण वो लो ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट था जो उसे ब्लैक वाटर रेलिक मैंशन से मिला था। जतिन की नई बदली गई लंबी तलवार हर्ष के लो ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट द्वारा काट दी गई थी। हालांकि रियांश को लगातार हार का सामना करना पड़ा। पहले कबीर का सामना करते हुए उसने सीधे हार मान ली, फिर वह हर्ष से हार गया और उसके बाद जतिन से हार गया, जिससे वह अस्थायी रूप से 5वें स्थान पर खिसक गया।
हालांकि लोग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के फायदे और अपने उत्कृष्ट कल्टीवेशन के साथ रियांश ने बाद में अपने सभी मैच जीत लिए। यह उपलब्धि पहले ही रियांश के लिए गर्व करने लायक थी। हेवन रैंकिंग में 11वें स्थान से उसने सीधे लड़ते हुए सैक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन में 5वां स्थान हासिल कर लिया। अगर अपनी पीढ़ी के सैक्ट के शीर्ष जीनियस के रूप में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती तो उसे भी इस सैक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन का डार्क हॉर्स कहा जा सकता था। श्रेया, जिसने सैक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन के टॉप 10 में प्रवेश किया था और लिटिल राक्षसा की उपाधि हासिल की थी, उसकी अच्छी किस्मत वहीं खत्म हो गई। 9 लड़ाइयाँ, 9 हार। श्रेया की तलवारबाजी अत्यंत आश्चर्यजनक थी। इस बार उसके विरोधी चतुर हो गए थे। उन्होंने श्रेया को अब अपनी उत्कृष्ट तलवारबाजी दिखाने का कोई मौका नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी कल्टीवेशन की ताकत का उपयोग करके उसे कुचल दिया और हरा दिया। आखिरकार श्रेया के पास केवल पीक 5th लेवल एसेंस कल्टीवेशन था। हालांकि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप कल्टीवेशन टेक्निक आश्चर्यजनक थी, लेकिन उसके विरोधी अपने सबसे कमजोर स्तर पर भी सभी स्पिरिट गाइडिंग मिड स्टेज पर थे। श्रेया पहले वाले यश की तरह नहीं थी, जिसके पास शुरुआत में ही लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट था और जिसकी स्पिरिचुअल पावर अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी। कई बार वह उनके बॉडी प्रोटेक्शन ऑरा को तोड़ भी नहीं पाती थी। हालांकि यश का मानना था कि अगर उसे आगे बढ़ने के लिए समय दिया जाए, शायद 1 साल, शायद 2 साल, तो श्रेया निश्चित रूप से चमकेगी और सैक्ट में पहला स्थान हासिल करेगी। आखिरकार श्रेया के मास्टर राघव, उसकी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी और उसकी 7वें दर्जे की हेवनली मेरिडियन को किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता था। चूंकि टॉप 10 डिसाइपल्स में से कई ने पहले ही लड़ाई लड़ ली थी, इसलिए ये रैंकिंग प्रतियोगिता बहुत तेज थी। मूल रूप से हर किसी को अपनी सभी चुनौतियों को पूरा करने के लिए केवल 4 या 5 मैच लड़ने पड़े थे। तेजस बनाम युग की जीत। जैसे ही 7वें एल्डर चिल्लाए, सभी की नज़रें यश और कबीर पर टिक गईं। अब तक केवल यश और कबीर ने 8 जीत और 0 हार का रिकॉर्ड बनाए रखा था और केवल उनका मैच ही लड़ा जाना बाकी था। उनका मैच इस सैक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन के चैंपियन का फैसला करेगा। चाहे जानबूझकर या अनजाने में, यश और कबीर के बीच की लड़ाई को सबसे आखिरी मैच के लिए बचाकर रखा गया था। आखिरी मैच कबीर बनाम यश। जैसे ही 7वें एल्डर की पुकार गूंजी, दर्शक दीर्घा में आधी आंखें बंद किए बैठे सैक्ट लीडर अचानक चौंककर उठ गए। उनकी आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। किसी समय राघव, जो श्रेया के अपने विरोधियों से लड़ते समय भी दिखाई नहीं दिए थे, वास्तव में डोंगलेई पीक से बाहर आ गए थे और हवा में तैरते हुए अपने हाथ पीछे बांधे मार्शल आर्ट्स एरिना को उदासीनता से देख रहे थे। सार्वजनिक रूप से राघव ज्यादातर ठंडे और अलग थलग दिखाई देते थे। उनका चंचल व्यवहार, जैसे यश और काव्यांजलि को चिढ़ाना, आम लोगों द्वारा बहुत कम देखा जाता था। कबीर, यश, क्या तुम में से कोई घायल है? क्या तुम्हें बैठने और अपना कल्टीवेशन वापस पाने की जरूरत है? 7वें एल्डर ने अपनी आदत के विपरीत उनकी स्थिति के बारे में पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। यश और कबीर ने एक साथ अपने सिर हिला दिए। जिस पल उन्होंने मार्शल आर्ट्स एरिना में कदम रखा और उनकी नज़रें मिली, उनके नज़रों में मौजूद ठोस बुराई आपस में टकराई, जिससे कहीं से एक छोटा बवंडर बन गया। दुश्मनों का मिलना, नफरत से जलती आंखें, यह शायद उसी तरह का नज़ारा था। कबीर अपने कटे हुए हाथ का बदला लेना चाहता था। दूसरी ओर यश पुराने और नए दोनों हिसाब चुकता करना चाहता था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसे मारना चाहता था, यश बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला था। शायद दोनों के बीच के जानलेवा माहौल को भांपते हुए 7वें एल्डर मार्शल आर्ट्स एरिना से तुरंत नहीं गए, जैसा कि वे आमतौर पर किया करते थे। कबीर, यश, ये सैक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन साथी डिसाइपल्स के बीच की प्रतियोगिता है। ये जीत और हार तय करने के लिए 1.2 स्टॉप मैच होना चाहिए। 7वें एल्डर ने नियमों पर फिर से जोर दिया। मंच के ऊपर और नीचे मौजूद डिसाइपल्स हालांकि चर्चा करने लगे। इस लड़ाई में यश शायद हारने वाला है। दर्शक दीर्घा पर ग्रैंड एल्डर सोमनाथ की बातों ने 5वें एल्डर राठौड़ के भाव को काफी आत्मसंतुष्ट बना दिया। हालांकि 2 साल पहले यश केवल एक यूटिलिटी डिसाइपल था। 2 साल में यश यूटिलिटी डिसाइपल से मिस्टिक क्लाउड सैक्ट का दूसरा इनर सैक्ट डिसाइपल बन गया है। इस कल्टीवेशन स्पीड को शायद हमारे सैक्ट का टॉप जीनियस कहा जा सकता है, एक अन्य एल्डर ने कहा। टॉप जीनियस? हाँ, 5वें एल्डर राठौड़ ने जवाब में हुंकार भरी। उनकी आंखों में एक भयंकर चमक आ गई। हालांकि ये टॉप जीनियस जल्द ही एक मुर्दा इंसान बनने वाला है। बेशक यह विचार केवल राठौड़ के मन में ही था। सीनियर ब्रदर शिवांग, यश इस लड़ाई में हारने के लिए मजबूर है। अगर मैं यश की जगह होता तो मैं निश्चित रूप से स्वेच्छा से हार मान लेता। मंच के नीचे ट्रू डिसाइपल लक्ष्य ने कहा। यश का हारना तय है। यह जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि यश की तलवारबाजी श्रेया से कम शानदार नहीं है। मुझे लगता है कि यश के पास अभी भी जीतने का मौका है। ट्रू डिसाइपल मुदित ने अचानक बीच में ही टोकते हुए कहा। तुम कहते हो कि यश जीत सकता है? सीनियर ब्रदर मुदित, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यश अपने लेट स्पिरिट गाइडिंग रेल्म कल्टीवेशन के साथ हम ट्रू डिसाइपल्स को हरा सकता है?
लक्ष्य ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वास्तव में कबीर के पास पहले से ही एक ट्रू डिसाइपल की ताकत है। यश बिल्कुल भी नहीं जीत सकता, मयंक ने कहा। शिवांग ने हालांकि अपने जूनियर ब्रदर्स की बहसों को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी राय में परिणाम पहले से ही तय था। उसकी एकमात्र उम्मीद परिणाम के बाद सभी के चेहरे के भाव देखने की थी, विशेष रूप से काव्यांजलि के भाव की। शिवांग पहले से ही थोड़ी बेसब्री से दूर खड़ी काव्यांजलि की ओर देख रहा था, लेकिन काव्यांजलि की नज़र, या यूं कहें उसका पूरा दिमाग इस समय पूरी तरह से यश पर केंद्रित था, इतना कि उसने शिवांग की नज़र को महसूस ही नहीं किया। कमबख्त, बाद में बहुत देर हो जाएगी तुम्हारे रोने के लिए। शिवांग ने यश के मारे जाने के बाद के दृश्य की कल्पना करते हुए मन ही मन दुर्भावनापूर्ण तरीके से सोचा। दोनों को एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाने के 7वें एल्डर के निर्देश के कारण इस छोटे से अंतराल ने मंच के नीचे इनसेक्ट डिसाइपल वाले क्षेत्र में एक तीखी बहस छेड़ दी। मैंने कहा ना, यश पक्का जीतेगा। ललित ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, हर जगह थूक उड़ाते हुए उसका मुंह 100 अन्य मुंहों के खिलाफ युद्ध कर रहा था। यश जीतेगा। ललित, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ललित, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुरंत 100 लोगों की थूक ने सीधे ललित को डुबो दिया, उसकी आवाज़ भी डूब गई। तुरंत ललित भड़क गया। धत तेरे की, क्या तुम लोगों में मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? मेरी पूरी दौलत, 10 लाख चांदी के टाइल, 80,000 सोने के टाइल, कंडेंसिंग पिल की 10 बोतलें और 3 स्टोरेज रिंग्स, सब दांव पर हैं। कौन है जो मेरे खिलाफ शर्त लगाने की हिम्मत करता है? तुरंत ललित के चारों ओर मौजूद इनसेक्ट डिसाइपल्स की आवाज़ें गायब हो गईं। वे ललित द्वारा रखी गई दौलत को थोड़े आश्चर्य से देख रहे थे। ये देखकर कि हर कोई चुप था, ललित तुरंत जोर से हंसने लगा। काय, तुम में से हर एक डरपोक है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है ना? क्या तुमने नहीं कहा था कि कबीर का जीतना तय है? तुम अपनी खुद की दौलत दांव पर लगाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं कि यश जीतेगा और मैं शर्त लगाने की हिम्मत करता हूं। ललित ने अपना सीना ठोकते हुए जोर से कहा। अगले ही पल भीड़ ने एक बार फिर ललित को घेर लिया। मैं शर्त लगाता हूं, ललित, मैं तुम्हारे खिलाफ शर्त लगाता हूं। मेरी पूरी दौलत, मैं सब दांव पर लगा रहा हूं। स्मैक, एक स्टोरेज रिंग ललित के सामने आकर गिरी। अगले ही पल स्मैक की आवाज़ें लगातार आने लगीं। मैं शर्त लगाता हूं, मैं शर्त लगाता हूं, मैं तुम्हारे खिलाफ शर्त लगाता हूं। धत, अगर मैं इस बार गलत हुआ ललित, तो मैं तुम्हारा सरनेम रख लूंगा। मार्शल आर्ट्स एरिना में यश और कबीर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। कबीर की आंखें थोड़ी लाल भी थीं। ठीक है, मैच शुरू होता है। जैसे ही 7वें एल्डर की हल्की सी आवाज़ तुरंत ऊपर उठी, यश और कबीर दोनों के शरीर पर मौजूद ऑरा अचानक बदल गई। उनके कपड़े बिना हवा के हिलने लगे और उनका ऑरा आसमान छूने लगा। हालांकि कबीर के पास एक लंबी सेबर थी, जैसे जैसे उसका ऑरा बढ़ता गया, वह खुद दूसरों को निगलने के लिए उत्सुक एक भयंकर, दबंग लंबी सेबर की तरह बन गया। शुरुआत में कबीर मुख्य रूप से मुक्केबाजी का अभ्यास करता था, लेकिन यश द्वारा उसका बायां हाथ काट दिए जाने के बाद उसके पास केवल उसका दाहिना हाथ बचा था, जिससे मुक्केबाजी करना असंभव हो गया। कबीर केवल सेबर तकनीक का अभ्यास करने के लिए ही स्विच कर सकता था। यही एक कारण था कि कबीर को यश से बहुत नफरत थी। जैसे ही उसके चारों ओर स्पिरिचुअल पावर उमड़ने लगी और उसका ऑरा आसमान छूने लगा, कबीर के बाएं कंधे की खाली आस्तीन जोर जोर से हिलने लगी, मानो कोई ताकत उसे पागलों की तरह खींच रही हो। तुरंत कबीर ने छलांग लगाए। वूश, स्पिरिचुअल पावर से संघनित एक तेज, सुनहरी सफ़ेद सेबर ऑरा हवा को चीरते हुए यश पर आ गिरी। एक ही वार से यश की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल पावर। कबीर का मुख्य कल्टीवेशन वास्तव में मेटल एलिमेंटल एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल पावर का था, जो अपनी प्रहारक शक्ति के लिए जाना जाता था। यश की हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड अचानक बाहर निकली और एक फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड ऑरा ने सुनहरी सफ़ेद सेबर ऑरा को रोक दिया। हालांकि ये पहला मूव तो बस एक शुरुआत थी। अगले ही पल कबीर के हाथ में मौजूद लंबी सेबर किसी जंगली बैल की तरह पागलों की तरह वार करने लगी। यश, मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। गोल्डन लाइट डेमन ब्रेकिंग सेबर। गुस्से से भरी दहाड़ के बीच कबीर का चेहरा खूंखार लग रहा था। उसके हाथ में मौजूद लंबी सेबर किसी उफनती हुई लहर की तरह थी, जो यश पर अंधाधुंध प्रहार कर रही थी। सुनहरी सफ़ेद सेबर ऑरा की धारियां आड़ी तिरछी होकर लहरों की तरह यश पर लगातार हमला कर रही थीं। पहले मूव से ही कबीर ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसका इरादा यश को एक ही वार में मार डालने का था। मार्शल आर्ट्स एरिना, जिसे पहले शायद ही कभी नुकसान पहुंचाया गया था, कबीर की सेबर ऑरा के नीचे पत्थर उड़ाने लगा। इतनी भयानक शक्ति ने मंच के नीचे से एक साथ कई लोगों की सांसें रोक दीं। उसी समय यश का शरीर भी हरकत में आया, बिजली की तरह फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड ऑरा की धारियां छोड़ते हुए कबीर की सेबर ऑरा से टकराते हुए। एक ही पल में ऐसा लगा जैसे पूरा मार्शल आर्ट्स एरिना स्वॉर्ड क्यूई और सेबर ऑरा से ढक गया हो।
कम कल्टीवेशन वाले डिसाइपल इंसानों को भी नहीं देख पा रहे थे, उनकी आंखों में केवल स्वॉर्ड क्यूई और सेबर ऑरा का एक विशाल विस्तार था। बैंग 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 बैंग, भयानक विस्फोट फूटने वाले बीन्स की तरह गूंज उठे, जिससे कम कल्टीवेशन के कारण लड़ाई को स्पष्ट रूप से न देख पाने वाले डिसाइपल्स निराशा से अपने पैर पटकने लगे। भयानक विस्फोटों के बीच यश का शरीर ऊंचा उड़ गया। स्वॉर्ड क्यूई और सेबर ऑरा की हर टक्कर के साथ यश का शरीर कई फीट पीछे धकेल दिया जाता। दर्जनों लगातार टकरावों के बाद यश का शरीर वास्तव में ऊंचा उड़ गया। गोल्डन लाइट सोआरिंग स्लैश, यश के शरीर को ऊपर उड़ते देख कबीर ने अपना शरीर घुमाया और एक सुनहरी सेबर ऑरा जमीन से ऊपर की ओर उमड़ पड़ी। यश की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक भयंकर चमक दौड़ गई। वर्तमान स्थिति एट डायरेक्शंस विंड एंड क्लाउड फॉल नामक एक मूव को अंजाम देने के लिए बहुत उपयुक्त थी, जो एक विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड तकनीक है। एट डायरेक्शंस विंड एंड क्लाउड फॉल 7 विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड तकनीकों के बीच चौथा मूव था। तलवार उठती है और हवा और बादल इकट्ठा होते हैं, तलवार वार करती है और हवा और बादल नीचे आते हैं। इसकी ताकत विशेष रूप से तब सबसे मजबूत होती है जब इसे हवा में ऊंचाई से किया जाता है। बिना किसी झिझक के यश की तलवार की गति बढ़ गई और हवा और बादल तुरंत इकट्ठा हो गए। चाहे वह भ्रम हो या वास्तविक, जिस पल एट डायरेक्शंस विंड एंड क्लाउड फॉल तलवार की गति शुरू हुई, ऐसा लग रहा था मानो आसमान के सफ़ेद बादल भी यश की ओर इकट्ठा हो रहे हों। तुरंत तलवार ने प्रहार किया और हवा और बादल नीचे आ गिरे। बवंडर की तरह तलवार की एक रोशनी तुरंत नीचे की ओर आ गिरी। लगभग उसी पल जब एट डायरेक्शंस विंड एंड क्लाउड फॉल नीचे गिरा, दर्शक दीर्घा के बीच में मौजूद सेक्ट लीडर ऐसे बैठे हुए थे जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। वे आसमान में यश को पूरी तरह से हैरानी से देख रहे थे। बूम, सुनहरी सेबर लाइट और विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड क्यूई आपस में जोर से टकराए। जैसे ही दोनों ताकतें मिली, एक भयानक प्रभामंडल हवा को चीरते हुए सभी दिशाओं में फैल गया। मार्शल आर्ट्स एरिना के करीब मौजूद डिसाइपल तुरंत अलार्म में चिल्लाने लगे। उनका कल्टीवेशन कम था, अगर वह उनसे टकराता तो वह एक खूनी छेद बना देता। सही समय पर 4 ट्रू डिसाइपल्स के शरीर, जिन्हें पहले ही व्यवस्थित किया जा चुका था, सभी दिशाओं से उठे। चमकती रोशनी के बीच इस टक्कर से उत्पन्न बची हुई शक्ति को एक एक करके इकट्ठा कर लिया गया। इस मूव में यश को वास्तव में थोड़ा फायदा मिला। जिस पल विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड क्यूई की बची हुई शक्ति ने कबीर के बॉडी प्रोटेक्टिंग ऑरा पर प्रहार किया, कबीर लड़खड़ाते हुए 3 कदम पीछे चला गया। इस पर सभी डिसाइपल्स ने दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा और तुरंत हैरान रह गए। मेरे भगवान, सीनियर ब्रदर यश वास्तव में इतने भयंकर हैं जो सीनियर ब्रदर कबीर को पीछे धकेलने में सक्षम हैं। मंच पर मौजूद एल्डर्स, साथ ही ट्रू डिसाइपल्स, सभी ने आश्चर्य के भाव दिखाए। एक नुकसानदायक स्थिति में यश वास्तव में कबीर को पीछे धकेलने में सक्षम था, ये वास्तव में बहुत अप्रत्याशित था। कबीर की आंखें भी सदमे से भरी थीं। वह महसूस कर सकता था कि अभी जो तलवार का वार हुआ था वह यश द्वारा पहले दिखाए गए सबसे मजबूत फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आज से भी अधिक मजबूत था। हालांकि किसी को नहीं पता था कि यश भी अविश्वसनीय रूप से हैरान था। एट डायरेक्शंस विंड एंड क्लाउड फॉल ने कबीर को केवल 3 कदम पीछे धकेलने पर मजबूर किया था। केवल 3 कदम। और एट डायरेक्शंस विंड एंड क्लाउड फॉल, भले ही विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट में सबसे मजबूत किलिंग मूव न हो, लेकिन इसमें बहुत मजबूत प्रहार शक्ति थी। क्या ये तुम्हारा तुरुप का पत्ता है? एक भयावह मुस्कान के साथ कबीर ने अपनी लंबी सेबर को हिलाया, जिससे एक भनभनाहट की आवाज़ निकली और एक ऐसी आवाज़ में बोला जो केवल यश ही सुन सकता था, अगर ऐसा है तो तुम आज पक्का मरोगे। क्या ऐसा है? यश, जो वापस ज़मीन पर उतर गया था और जिसने पहल वापस पाली थी, उसने अपनी लंबी तलवार हिलाई। जैसे ही उसके भीतर स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी चमक उठी, उसने एक कदम बढ़ाया और बवंडर की तरह तलवार की रोशनी कबीर की ओर बढ़ गई। विंड स्वीप्स अवे द क्लाउड्स। जैसे ही यह मूव सामने आया, सेक्ट लीडर और मंच पर मौजूद एल्डर्स ने तुरंत अत्यधिक आश्चर्य के भाव दिखाए। विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक। ये वास्तव में विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक है। क्या विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक में इतनी मजबूत शक्ति है? यही वह सही कारण था जिसने सेक्ट एल्डर्स और सेक्ट लीडर को हैरान कर दिया था। वे सभी विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक को जानते थे, लेकिन जब वे, जिन्होंने कई वर्षों तक अभ्यास किया था, इस विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का प्रदर्शन करते थे, तो इसमें यश के इसके निष्पादन के समान शक्ति नहीं थी। बैंग, जैसे ही विंड स्वीप्स अवे द क्लाउड्स गुजरा, कबीर का सेबर ऑरा और बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा तुरंत चमक उठा। बूम, भयंकर टकराव के तहत उनके पैरों के नीचे मार्शल आर्ट्स एरिना तुरंत टुकड़ों में बिखर गया, जिससे चट्टानें उड़ने लगीं। देख रहे डिसाइपल्स अलार्म में चिल्लाने लगे। स्टॉम्प स्टॉम्प। यश के विंड स्वीप्स अवे द क्लाउड्स मूव को सीधे लेने के बाद कबीर 2 कदम पीछे हट गया। हालांकि इस परिणाम ने यश को और भी अधिक चिंतित कर दिया। एक बार स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में कल्टीवेशन का ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली बन जाता था।
यश विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक को नियोजित किए बिना केवल फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का उपयोग करके पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल में मौजूद विक्रांत को हरा सकता था। अगर यश विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का उपयोग करता तो यश को ये गारंटी देने की हिम्मत थी कि एक तलवार के वार से विक्रांत निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालांकि कबीर, जिसका कल्टीवेशन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में प्रवेश कर चुका था, केवल 2 कदम पीछे हटा। बिना डिगमगाए यश ने एक कदम बढ़ाया, उसकी तलवार की गति मजबूत होती गई और उसने विंड एंड क्लाउड लाइक थंडर मूव को जारी किया, जो गड़गड़ाहट वाली आवाज के साथ कबीर पर प्रहार कर रहा था। स्टॉम्प स्टॉम्प। कबीर फिर से 2 कदम पीछे हट गया। विंड एंड क्लाउड चेंजिंग कलर। कबीर 3 कदम और पीछे हट गया। लगातार कई मूव्स तक कबीर को यश द्वारा मजबूती से दबाया गया। वह केवल अपने कल्टीवेशन पर निर्भर होकर ही विरोध कर सका। कबीर का चेहरा अचानक लाल हो गया। मंच पर मौजूद एल्डर्स सभी बेहद उत्साहित हो गए और यहाँ तक कि 5वें एल्डर राठौड़ भी स्थिर नहीं बैठ सके। यश जिस विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का प्रदर्शन कर रहा है वह बहुत मजबूत है। मेरा अनुमान है कि यह स्वॉर्ड आर्ट के खो जाने से पहले विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक की शक्ति के लगभग बराबर है, ग्रैंड एल्डर सोमनाथ ने कहा। हाँ, सही कहा। मैं जिस विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का प्रदर्शन करता हूँ यह उससे कहीं अधिक मजबूत है। न केवल यह इसका मुकाबला कर सकती है बल्कि इसकी तुलना स्वॉर्ड आर्ट के खो जाने से पहले की विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक से भी की जा सकती है और शायद इसे पीछे भी छोड़ सकती है। सेक्ट लीडर के शब्दों ने एक बार फिर सभी एल्डर्स के भावों को बुरी तरह से कंपा दिया। ब्लड सेबर स्लैश मेरे लिए टूट जाओ। पीछे हटते समय कबीर ने घायल होने का जोखिम उठाया और एक आश्चर्यजनक खूनी सेबर ऑरा उसकी लंबी सेबर से फूट पड़ी, जो यश पर अंधाधुंध प्रहार कर रही थी और यश के लगातार हमलों की लय को तोड़ रही थी। तुरंत ही दोनों मंच पर फिर से भयंकर रूप से लड़ने लगे। कबीर के सेबर के प्रहार तेज और तेज होते गए और यश के तलवार के प्रहार भी तेज और तेज होते गए। प्रत्येक सेबर प्रहार पिछले वाले की तुलना में अधिक भयंकर था और प्रत्येक तलवार का प्रहार पिछले वाले की तुलना में अधिक भयानक था। स्वॉर्ड क्यूवी और सेबर ऑरा की भयंकर टक्करों के बाद, जिसके परिणामस्वरूप उत्पन्न शॉकवेव्स तेजी से आश्चर्यजनक होती गईं, जिसने न केवल उनके पैरों के नीचे मार्शल आर्ट्स एरिना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया बल्कि आसपास देखने वाले डिसाइपल्स को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे एक बड़ी खुली जगह साफ हो गई, इस डर से कि वे शॉकवेव से प्रभावित न हों। मंच के ऊपर और नीचे कोई और विस्मयादिबोधक नहीं थे। हर कोई अपनी सांसें रोककर देख रहा था, इस डर से कि कहीं कोई रोमांचक हिस्सा छूट न जाए। सभी की राय में यश अपने लेट स्पिरिट गाइडिंग रेल कल्टीवेशन के साथ एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल अस्तित्व के खिलाफ इस हद तक लड़ने में सक्षम होने के लिए पहले से ही गर्व करने लायक था। विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक के साथ मूव्स पहले ही 2 बार रोटेशन में किए जा चुके थे। यहाँ तक कि सबसे मजबूत किलिंग मूव विंड एंड क्लाउड मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस केवल कबीर को पीछे हटने और खुद का बचाव करने के लिए मजबूर कर सका। जीतने के लिए कम से कम देखने वाले कई एल्डर्स की नज़रों में उन्हें यश के जीतने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि यश की नज़र अचानक बदल गई। यह एकदम सही समय होना चाहिए। उसकी तलवार की रोशनी चमकी और एक विंड स्वीप्स अवे द क्लाउड्स को फिर से छोड़ दिया गया। ये फिर से यही मूव है। ये तीसरी बार है। क्या तुम्हारी सारी चालें खत्म हो गई हैं? कबीर ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी सेबर ऑरा को बाहर निकालते हुए और इसका सामना करने के लिए आगे बढ़ते हुए। जैसे जैसे उसकी चालें अधिक निपुण होती गईं, कबीर अब उतना अव्यवस्थित नहीं था जितना वह शुरुआत में था जब उसने यश की फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का सामना किया था। यश ने कुछ नहीं कहा, एक कदम आगे बढ़ाया और एक विंड एंड क्लाउड लाइक थंडर छोड़ा जो कबीर पर प्रहार कर रहा था। कबीर हमेशा की तरह इसका सामना करने के लिए आगे आया, लेकिन उसी पल एक बेहद ठंडी ऑरा अचानक फैल गई। आइसी बेलफुल क्यूई। यश द्वारा छोड़ी गई तलवार की रोशनी अचानक गहरे भूरे रंग की हो गई। बूम। हमेशा की तरह यश के विंड एंड क्लाउड लाइक थंडर मूव की अधिकांश शक्ति कबीर की सेबर ऑरा द्वारा तितर बितर कर दी गई थी। केवल बची हुई तलवार की रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा कबीर की छाती पर उसकी बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा से टकराया। इस पूरे समय कबीर ने इस बची हुई स्वॉर्ड क्यूई का अपनी बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा से विरोध किया था और वह केवल इसका विरोध ही कर सकता था। ये समय भी कोई अपवाद नहीं था, लेकिन इस बार एक अप्रत्याशित घटना घटी। जिस क्षण हड्डी को कंपा देने वाली बची हुई तलवार की रोशनी टकराए, एक ऐसी ठंड जिसने मज्जा को भी जमा दिया, कबीर के बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा को लगभग तोड़ ही दिया। भले ही वह टूटा न हो, इस आश्चर्यजनक आइसी बेलफुल क्यूई ने सीधे कबीर के बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा पर बर्फ की एक पतली परत जमा दी, जिससे कबीर डर के मारे कांपने लगा। जैसे ही उसने अपना बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा सक्रिय किया, उस पर जमी ठोस बर्फ तुरंत चकनाचूर हो गई। शायद इस झटके से हुई देरी एक पल से भी कम थी, लेकिन यही वह आधा पल था जिसने यश को एक मौका दे दिया। यश ने अपनी तलवार भी नहीं हिलाई।
जैसे ही वह कबीर की ओर लपका, पूरी तरह से आईसी बेलफुल क्यूई से बनी एक ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर तुरंत बाहर निकली। यश की डिवाइन सोल पावर ने इस क्षण एक आश्चर्यजनक भूमिका निभाई। 8 जांग लंबी ट्रू एसेंस स्वॉर्ड फिंगर बाहर निकली और जैसे ही यह छोड़ी गई, ये लगभग उसी पल कबीर से टकरा गई। इस बार आईसी बेलफुल क्यूई ने कबीर पर जोरदार प्रहार किया। चटकने की आवाज़ों के बीच कबीर का बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा सीधे जम गया और आईसी बेलफुल क्यूई से टूट गया। एक ऐसी ठंड जिसने उसकी डिवाइन सोल को जमाने की धमकी दी उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे कबीर इतना घबरा गया कि उसकी सोल फड़फड़ाने लगी और स्पिरिट बिखरने लगी और उसकी गति भी अनगिनत बार धीमी हो गई। वूश, तलवार की रोशनी चमकी और हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड से कई जांग की आईसी बेलफुल क्यूई बाहर निकली जो कबीर की छाती की ओर नीचे आ रही थी। वूश, आईसी बेलफुल क्यूई नीचे की ओर आई, लेकिन आईसी बेलफुल क्यूई के हमले के कारण कबीर का शरीर एक तरफ से अकड़ गया था और उसकी गति पलक झपकते ही बहुत धीमी हो गई। कबीर भी दुर्जय था। जीवन और मृत्यु के इस नाजुक क्षण में उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उसके डैंटियन में मौजूद स्पिरिचुअल पावर बाढ़ की तरह फूट पड़ी जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। इस स्पिरिचुअल पावर के विस्फोट की शक्ति का लाभ उठाते हुए उसके शरीर के भीतर उभरा आईसी बेलफुल क्यूई थोड़ी कम हो गई और उसने जबरदस्ती अपने शरीर को पीछे की ओर खींच लिया। 10 जांग पीछे हट गया। हालांकि यश की आईसी बेलफुल क्यूई ने उसका करीब से पीछा किया। जैसे ही वह 2 टुकड़ों में बंटने वाला था, उसका शरीर फिर से खिसक गया और यश की आईसी बेलफुल क्यूई कबीर के दाहिने कंधे से नीचे आ गिरी। रुको, नहीं! यश के पीछे से खतरे की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन यश का रुकने का कोई इरादा नहीं था। कबीर ने यश को बार बार मारने की कोशिश की थी। क्या उसे जाने देना परेशानी को दावत देना नहीं होगा? एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल मार्शल आर्टिस्ट की भयानक शक्ति इस क्षण पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। भले ही ये केवल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल का पहला स्तर था, जिस पल यश की आईसी बेलफुल क्यूई ने कबीर के कंधे पर प्रहार किया, एक अभूतपूर्व प्रतिरोध हवा में से प्रकट हो गया। एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल मार्शल आर्टिस्ट का शक्तिशाली फिजिकल बॉडी, साथ ही उसके मांस और रक्त में मौजूद स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से फूट पड़ी। केवल आधे वार के बाद यश की आईसी बेलफुल क्यूई की शेष शक्ति समाप्त हो गई। जैसे ही यश दोबारा प्रहार करने वाला था, पीछे से खतरे का एक चरम एहसास हुआ। यश को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला जब अचानक एक बड़ा हाथ का निशान पीछे से आया और उसे चूजे की तरह धीरे से ऊपर उठा लिया। तभी यश को एहसास हुआ कि यह सेक्ट लीडर थे जिन्होंने अपनी चाल चली थी। तुम दुष्ट, तुम सरेआम अपने मार्शल ब्रदर्स को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? 5वें एल्डर राठौड़ की गुस्से भरी दहाड़ अचानक गूंज उठी। जिस पल उनकी आवाज़ गूंजी, 5वें एल्डर राठौड़ बिजली की तरह बाहर निकले और यश की ओर एक तलवार की रोशनी से वार किया। तुम बेशर्म बूढ़े, मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे। आसमान में राघव की आवाज़ अचानक गूंज उठी। लगभग उसी समय एक रंगीन रेशमी रिबन भी बिजली की तरह बाहर निकला और यश पर हमला करने की कोशिश कर रहे राठौड़ पर वार किया। एक तलवार और एक रंगीन रेशमी रिबन के संयुक्त हमले के तहत 5वें एल्डर राठौड़, जो अभी अभी आगे बढ़े थे, वास्तव में राघव और काव्यांजलि द्वारा मिलकर काम करने से वापस दर्शक दीर्घा में धकेल दिए गए। बैंग! उनके पैरों के नीचे की कुर्सी टुकड़ों में बिखर गई। राठौड़ ने खुद को संभालने से पहले बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से 4 या 5 कदम पीछे हटाए। राघव की युद्ध शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था और काव्यांजलि के सहयोग से राठौड़ को सीधे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बस, क्या तुम लोगों ने काफ़ी शर्मिंदगी नहीं उठाई है? सेक्ट लीडर की गुस्से भरी दहाड़ ने राठौड़ को रोक दिया, जो फिर से हमला करने वाले थे। राघव और काव्यांजलि 2 रक्षकों की तरह यश के ऊपर हवा में तैर रहे थे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। वे 2 रक्षकों की तरह थे जिनका साफ इरादा यश की रक्षा करना था। मार्शल आर्ट्स एरिना में सेक्ट लीडर ने पहले ही यश को नीचे रख दिया था और कबीर को ठीक करने के लिए उसके पीठ पर अपना हाथ रखा। हालांकि जिस पल उनका हाथ कबीर की पीठ को छुआ, सेक्ट लीडर का चेहरा बदल गया। मंच के ऊपर और नीचे मौजूद हर कोई उस पल हुए अचानक बदलावों से सदमे में चुप था। वे सभी वहां हक्के बक्के खड़े थे, मुंह खुले हुए थे, उनकी आंखें सदमे से भरी थीं। सीनियर ब्रदर कबीर, जो कि एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल मार्शल आर्टिस्ट हैं, वास्तव में हार गए और यश द्वारा लगभग मार ही दिए गए थे। सीनियर ब्रदर यश, लेट स्पिरिट गाइडिंग रेल में होने के बावजूद, वास्तव में एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल मार्शल आर्टिस्ट को हराने में सक्षम थे। 5वें एल्डर राठौड़ को वास्तव में राघव और परी काव्यांजलि ने पीछे धकेल दिया था। उस पल कई लोगों को लगा कि उनका दिमाग उनके साथ नहीं चल रहा है। बहुत सी चीजें हो गई थीं और उन्हें स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। रियांश, जतिन, हर्ष और विक्रांत के मुंह इतने खुले थे कि उनमें एक मुक्का समा जाए। रियांश और हर्ष ने यश की असामान्यताओं के प्रति पहले ही एक निश्चित प्रतिरक्षा विकसित कर ली थी, लेकिन जतिन और हर्ष अलग थे। खासकर यश से हारने के बाद उन्हें चुनौती और नाराजगी की एक सूक्ष्म भावना महसूस हुई थी। लेकिन इस पल सारी चुनौती और नाराजगी गायब हो गई, केवल प्रशंसा ही बची थी।
धत, तो पता चला कि यश ने उनसे लड़ते समय अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, उसने खुद को रोक रखा था। जतिन और विक्रांत दोनों ही निश्चित थे कि अगर यश ने शुरुआत से ही विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया होता तो वे दोनों उसके खिलाफ आधी चाल भी नहीं टिक पाते। शिवांग, जो उम्मीदों से भरा था, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। मेरे भगवान, वह लेट स्पिरिट गाइडिंग रेल में अर्ली स्टेज स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकता है। अगर उसका कल्टीवेशन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में टूट गया तो क्या होगा? मयंक ने हैरानी से कहा। मुदित, जिसने पहले अनुमान लगाया था कि यश जीत सकता है, ने इसके बजाय एक कड़वी मुस्कान दी। उसने सोचा था कि यश जीत सकता है, लेकिन उसके दिमाग में ये होना चाहिए था कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान होने के बाद यश मामूली अंतर से जीते। इस तरह से नहीं, जहां उसने लगभग कबीर को मार ही दिया था। ट्रू डिसाइपल लक्ष्य का चेहरा भी सदमे से भरा था। हाय! सेक्ट लीडर ने कबीर के शरीर से उभरा आईसी बेलफुल क्यूई को साफ करने के बाद एक लंबी सांस ली। इस लंबी सांस ने यश के दिल में मौजूद नफरत के उस निशान को तुरंत दूर कर दिया, जो इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि सेक्ट लीडर ने उसे कबीर को मारने से रोका था। ये नफरत पूरी तरह से और हमेशा के लिए दूर हो गई। सेक्ट लीडर की लंबी सांस ने यश को यह समझा दिया कि सेक्ट लीडर की नज़रों में यश, जो एक जीनियस की तरह उभरा था, और कबीर, जिसने पहले ही स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में ब्रेक थ्रू कर लिया था और केवल एक समारोह के बाद ट्रू डिसाइपल बनने वाला था, दोनों ही मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के स्तंभ थे। किसी सेक्ट की असली ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि उसका सेक्ट लीडर या उसके एल्डर कितने शक्तिशाली हैं, नहीं इससे कि उसके पास कितने डिसाइपल हैं, बल्कि ट्रू डिसाइपल्स की संख्या से मापी जाती है। ट्रू डिसाइपल्स किसी स्कूल की भविष्य की रीढ़ होते हैं, और सेक्ट लीडर की नज़रों में यश और कबीर दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण थे। सेक्ट लीडर ने यश और कबीर के बीच की दुश्मनी के बारे में भी सुना था। इसलिए जब यश और कबीर भयंकर रूप से लड़ रहे थे तो कुछ भी बदलने पर तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए सेक्ट लीडर हमेशा तैयार थे। वे यश या कबीर में से किसी को भी खोना नहीं चाहते थे। इस लड़ाई में अगर यश हार जाता तो सेक्ट लीडर बिना किसी झिझक के हस्तक्षेप करते। हालांकि भले ही वे लगातार तैयार थे, फिर भी वे एक कदम पीछे रह गए। एक कदम की देरी, हर कदम की देरी। आईसी बेलफुल क्यूई जिसे यश ने कबीर के दाहिने कंधे पर मारा था, वह अभूतपूर्व गति से फैली क्योंकि उसने सीधे मांस में प्रवेश कर लिया था। जब तक सेक्ट लीडर उसे ठीक करने के लिए हस्तक्षेप करते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बिंदु पर राठौड़ भी मार्शल आर्ट्स एरिना पर आ गए। ये देखकर यश सावधानी से सेक्ट लीडर के पास पीछे हट गया। यश ने पहली बार वास्तविक मुकाबले में आईसी बेलफुल क्यूई का उपयोग किया था, और उसे नहीं पता था कि कबीर कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन सेक्ट लीडर के चेहरे के भाव को देखकर लग रहा था कि यह बहुत बुरा था। एक ही स्पर्श से पांचवें एल्डर राठौड़ की दो लंबी बाहें तुरंत खड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर तुरंत दुख की एक झलक दिखाई दी। सेक्ट लीडर, साथी डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचाना मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का एक बड़ा नियम तोड़ना है, और इस दुष्ट यश ने वास्तव में सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन के दौरान सरेआम एक साथी डिसाइपल को नुकसान पहुंचाया है। सेक्ट लीडर, यह मामला मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के 10,000 डिसाइपल्स को समझाया जाना चाहिए, अन्यथा हमारे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के स्कूल के नियमों की गरिमा पूरी तरह से खो जाएगी। पांचवें एल्डर राठौड़ जोर से दहाड़े। सेक्ट लीडर ने भौहें सिकुड़ी पांचवें एल्डर राठौड़ को डांटते हुए देखा। यह एल्डर राठौड़ इतने सारे मेहमानों के सामने समस्या पैदा करने के लिए बहुत अज्ञानी थे। यह मामला वास्तव में संभालना मुश्किल था। ठीक जब सेक्ट लीडर मुश्किल स्थिति में थे, राघव की गुस्से भरी डांट गूंज उठी। तुम राठौड़, मैंने बहुत ढीठ लोग देखे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा ढीठ इंसान कभी नहीं देखा। तुम मुझे बताओ, कबीर का कल्टीवेशन पहले ही स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में आ चुका है, तो फिर ट्रू डिसाइपल का समारोह अभी तक क्यों नहीं हुआ? एक ट्रू डिसाइपल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में केवल समारोह की कमी है, और फिर भी इन सेक्ट डिसाइपल के सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए जुटा है। उसका क्या गुप्त मकसद है? क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई मूर्ख है? कौन नहीं जानता कि कबीर क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये गंदा खेल खेलने और सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन और अपने कल्टीवेशन का फ़ायदा उठाकर अपने कटे हुए हाथ का बदला लेने के लिए नहीं है? अब अच्छा है, उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लेकिन खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। लेकिन तुम बूढ़े इंसान, तुमने स्पष्ट बातों को नहीं रोका, और अब तुम यश को दोष दे रहे हो। आओ आओ, चलो 300 राउंड लड़ते हैं। देखें कि क्या तुम मेरे खिलाफ अपनी जान के लिए लड़ते हुए पीछे हटने की हिम्मत करते हो। मानो या ना मानो, अगर तुम जरा सा भी पीछे हटने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हारे शरीर में छेद कर सकता हूँ। राघव शब्दों की बौछार करने लगे, गालियों की ऐसी झड़ी लगाई कि राठौड़ के पास बोलने को कुछ न रहा, और उस आग को बुझा दिया जो राठौड़ ने अभी अभी कई डिसाइपल्स के दिलों में लगाई थी। ये सही है, सीनियर ब्रदर कबीर पहले से ही स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में हैं, फिर भी वे सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। उनका कोई गुप्त मकसद रहा होगा, जैसे कि इस अवसर का उपयोग अपने कटे हुए हाथ का बदला लेने के लिए करना।
जनता की आंखें तेज होती हैं, सभी ने अभी अभी कबीर के उन्मादी व्यवहार को देखा था। इसके अलावा यदि कबीर के मन में बुरे इरादे नहीं होते और उसने सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लिया होता तो आज की यह आपदा कहाँ से आती। तुरंत कई डिसाइपल्स के यश और कबीर को देखने का नजरिया बदल गया। तो पता चला कि सीनियर ब्रदर कबीर बुरे इंसान थे। हालांकि कबीर को अब इन बदलावों की कोई परवाह नहीं थी। आधी लेटी हुई अवस्था में कबीर की आंखें खाली थीं और वह आसमान को घूर रहा था। अनुग्रह से गिरना, स्वर्ग और पृथ्वी और दुनिया का उलटपुलट हो जाना जैसे शब्द इस क्षण कबीर की भावनाओं का वर्णन करने के लिए अपर्याप्त थे। हालांकि सेक्ट लीडर ने उसकी चोटों की सीमा के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया था, लेकिन कबीर खुद सबसे अच्छी तरह जानता था। उसका पूरा दाहिना हाथ, दाहिना कंधा और यहाँ तक कि उसकी दाहिनी छाती का अधिकांश भाग सुन्न हो गया था, जैसे कि वे मौजूद ही न हो, जिससे सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि उसका दिल भी सेक्ट लीडर द्वारा छोड़ी गई स्पिरिचुअल पावर के एक अंश के सहारे ही जोर से धड़क रहा था। सीधे मांस पर हमला करने वाली आईसी बेलफुल क्यूई की शक्ति बहुत अधिक थी। कुछ ही सांसों में इसने उसके दिल सहित घाव के आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। अगर उसका बायां हाथ चला गया था तो भी उसके पास उसका दाहिना हाथ था। अगर उसका दाहिना हाथ चला गया था तो भी उसके पास उसके पैर थे। लेकिन अगर उसका दिल ही अपंग हो जाए तो क्या होगा। उसके दिमाग में तरह तरह की भावनाएं उमड़ने लगीं। कबीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। अभी हुई लड़ाई वास्तव में खतरनाक थी। यश ने अपनी कमजोर ताकत से एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हराया और वास्तव में पीछे हटना मुश्किल था। काश यह मेरी गलती है, सेक्ट लीडर ने खुद को दोषी ठहराया, जिसने चीजों को शांत करने का काम किया। बोलते समय उसने एक बार फिर हल्की आह भरी। बेहोश कबीर को देखते हुए एल्डर राठौड़, पहले कबीर को वापस ले जाओ और उसे अच्छी तरह से ठीक होने दो। यदि किसी औषधीय सामग्री की आवश्यकता हो तो उसे सेक्ट के खजाने से ले लेना। बोलने के बाद सेक्ट लीडर ने सातवें एल्डर को पुकारा, जो पास ही खड़े थे। एल्डर सातवें, जारी रखें। हम्फ, ठंडी हुंकार के साथ पांचवें एल्डर राठौड़ ने कबीर को दूर ले जाने से पहले यश को खंजर जैसी आंखों से घूरा। कफ, गला साफ करते हुए सातवें एल्डर बोले, इस साल की सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन यहीं समाप्त होती है। इसके बाद मैं रैंकिंग की घोषणा करूंगा और इनाम बांटूंगा। इस सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन की रैंकिंग इस प्रकार है। पहला स्थान यश को जाता है, जिसने रैंकिंग मैचों और पूरे सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन में नाबाद रिकॉर्ड बनाया है। उसने रैंकिंग प्रतियोगिता के सभी 9 मैच जीते और 18 पॉइंट्स के साथ पहला स्थान हासिल किया। जब सातवें एल्डर ने यश के पहले स्थान की घोषणा की तो पूरा एरिना तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जैसे ही सातवें एल्डर की आवाज़ गूंजी, हेवन एंड अर्थ क्लिफ पर हेवन रैंकिंग चमक उठी। यश, जो शुरू में हेवन रैंकिंग में 10वें स्थान पर था, सीधे पहले स्थान पर आ गया और कबीर का नाम, जो पहले नंबर 1 पर था, स्वाभाविक रूप से दूसरे स्थान पर खिसक गया। तालियों की आवाज़ धीरे धीरे शांत होने के बाद सातवें एल्डर ने रैंकिंग की घोषणा करना जारी रखा। दूसरा स्थान कबीर, रैंकिंग प्रतियोगिता में 9 मैचों में से 8 जीत के साथ 16 पॉइंट्स के साथ दूसरा स्थान सुरक्षित किया। यश के पहले स्थान के लिए तालियों की तुलना में कबीर की रैंकिंग पर कोई ताली नहीं बजी, केवल अफसोस की अनगिनताएं सुनाई दीं। कबीर के अपने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म कल्टीवेशन के साथ सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन में भाग लेने की पहले ही बहुत आलोचना हो चुकी थी। अंतिम लड़ाई में वह यश द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे उसका भविष्य अनिश्चित हो गया था और उसकी लोकप्रियता भी बहुत कम हो गई थी। ऐसा लगता है कि अब से इन और आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के बीच सीनियर ब्रदर कबीर का खिताब अतीत की बात हो जाएगा। भविष्य का सीनियर ब्रदर यश होगा। तीसरा स्थान विक्रांत, रैंकिंग प्रतियोगिता में 9 मैचों में से 7 जीत के साथ 14 पॉइंट्स हासिल किए। तालियां बजी, हालांकि थोड़ी छिटपुट थीं। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। यश ने इस साल के सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन में पूरी तरह से सबका ध्यान खींच लिया था। चौथा स्थान हर्ष, रैंकिंग प्रतियोगिता में 9 मैचों में से 6 जीत के साथ 12 पॉइंट्स हासिल किए। हर्ष को इस साल की रैंकिंग प्रतियोगिता का एक और डार्क हॉर्स माना जा सकता है, जिसने अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक प्रसिद्ध जतिन को हरा दिया था। इस रैंकिंग की घोषणा ने हर्ष को अपार खुशी दी, लेकिन जतिन का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। हकीकत और उम्मीद के बीच का फासला बहुत बड़ा था। जतिन का शुरुआती लक्ष्य तीसरा स्थान सुरक्षित करना और दूसरे स्थान के लिए लक्ष्य बनाना था, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से 5वें स्थान पर खिसक गया। 5वां स्थान जतिन, रैंकिंग प्रतियोगिता में 9 मैचों में से 5 जीत के साथ 10 पॉइंट्स हासिल किए। छठा स्थान रियांश, रैंकिंग प्रतियोगिता में 9 मैचों में से 4 जीत के साथ 8 पॉइंट्स हासिल किए। 7वां स्थान वरुण, रैंकिंग प्रतियोगिता में 9 मैचों में से 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स हासिल किए। 8वां स्थान युग, रैंकिंग प्रतियोगिता में 9 मैचों में से 2 जीत के साथ 4 पॉइंट्स हासिल किए। 9वां स्थान तेजस, 9 मैचों में से 1 जीत के साथ 2 पॉइंट्स हासिल किए। 10वां स्थान श्रेया, 9 मैचों में से 0 जीत के साथ 0 पॉइंट्स हासिल किए।
जैसे ही 7वें एल्ड के शब्द खत्म हुए, हेवन रैंकिंग चमकी और टॉप 10 रैंकिंग में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इसके बाद इनाम दिए जाएंगे। ये सुनते ही कई डिसाइपल्स के कान तुरंत खड़े हो गए। हालांकि यह उनकी बारी नहीं थी, लेकिन उनकी उत्सुकता कम नहीं हुई थी। 7वें से 10वें स्थान तक प्रत्येक को एक 100 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स और एक अर्थ रैंक लो ग्रेड डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल से पुरस्कृत किया जाएगा। चौथे से छठे स्थान तक प्रत्येक को 300 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स और एक अर्थ रैंक लो ग्रेड डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल से पुरस्कृत किया जाएगा। दूसरे और तीसरे स्थान को प्रत्येक को 500 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स और एक अर्थ रैंक लो ग्रेड डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल से पुरस्कृत किया जाएगा। इस बिंदु पर 7वें एल्डर की आवाज़ थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर वे फिर से बोले, पहले स्थान को 1000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स, एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल और एक अर्थ रैंक लो ग्रेड सीक्रेट मैनुअल से पुरस्कृत किया जाएगा। वूश! चर्चा की भनभनाहट तुरंत गूंज उठी। यश की आंखें सिकुड़ गईं और वह हंसा। पहले स्थान के लिए सेक्ट का इनाम वास्तव में आश्चर्यजनक था, जो यश की वर्तमान संपत्ति का लगभग आधा था। 1000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स, वे हार्ड करेंसी थीं। यश का कल्टीवेशन 3 महीने पहले स्पिरिट गाइडिंग रेल में टूट गया था। जब उसका कल्टीवेशन पहली बार टूटा तो उसने एक दिन में केवल 8 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स का सेवन किया। जैसे जैसे उसका कल्टीवेशन स्पिरिट गाइडिंग रेल के मध्य और अंतिम चरणों तक पहुंचा और 5 रिवॉल्यूशंस युआन नर्चरिंग आर्ट का अभ्यास करने के बाद उसकी लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स की दैनिक खपत सीधे दोगुनी हो गई। 3 महीनों के भीतर यश का कल्टीवेशन तेजी से लेट स्पिरिट गाइडिंग रेल तक पहुंच गया। यह मेडिसिनल पिल्स, स्पिरिट क्रिस्टल्स और डायमंड कोर जैसे विभिन्न स्रोतों से किए गए व्यापक प्रयासों का परिणाम था। 3 छोटे महीनों से भी कम समय में उसने 1200 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स का सेवन किया था, जिससे यश की लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स की आपूर्ति सीधे घटकर 2000 रह गई थी। अब 1000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स के इस इनाम के साथ, उसके मौजूदा स्टॉक के साथ, यश को कम से कम आधे साल तक अपने कल्टीवेशन के लिए आवश्यक लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल का मूल्य कहने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैक वाटर पिल किंग के स्थान पर एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल को परिष्कृत करने में केवल श्रम के लिए 200 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स का खर्च आएगा। अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डायमंड कोर के मूल्य का तो जिक्र ही क्या। जहां तक अर्थ रैंक लो ग्रेड सीक्रेट मैनुअल की बात है, यश के लिए यह बहुत दुर्लभ नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही एक प्रोविजनल ट्रू डिसाइपल का दर्जा प्राप्त कर लिया था। हालांकि एक अर्थ रैंक लो ग्रेड सीक्रेट मैनुअल मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के भीतर भी 1 लाख सेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, जिसका मूल्य 10 लाख चांदी के ताइल होता है। यह एक और बहुत बड़ा खजाना था। जबकि यश हंसा, ट्रू डिसाइपल्स लक्ष्य, मयंक, मुदित और अन्य सभी ने एक स्वर में अपने होंठ चाटे, अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु दिख रहे थे। कबीर, जिसका कल्टीवेशन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में प्रवेश करने और ट्रू डिसाइपल बनने वाला था, उसने सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए अपना अभिमान निगल लिया। अपने कटे हुए हाथ का बदला लेने के लिए यश से निपटने की चाह के अलावा यह इनाम भी कारणों में से एक था। लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स कीमती थे। यहाँ तक कि ट्रू डिसाइपल्स भी सामान्य परिस्थितियों में प्रति माह सेक्ट से केवल 5 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स ही प्राप्त कर सकते थे, जो प्रति वर्ष कुल 60 होते थे। अब एक ही इनाम में यश को 1000 मिले। कहा जाता है कि इस सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन के इनाम इतने ऊंचे थे, 5 साल के चक्र के साथ मेल खाने के अलावा 5वें एल्डर राठौर ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन के लिए पहले स्थान के इनाम को सीधे दोगुना करने के लिए विरोध को दरकिनार किया। मूल रूप से राठौर ने अपने डिसाइपल कबीर के लिए ये योजना बनाई थी, लेकिन अंत में इससे यश को फायदा हुआ। जब हर कोई इनाम से ईर्ष्या कर रहा था, 7वें एल्डर की आवाज़ नहीं रुकी। इसके अलावा चूंकि यह 5 साल के चक्र के साथ मेल खाता है, अब से 1 महीने बाद यश इस सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन के पहले स्थान के विजेता के रूप में 5 नेशंस असेंबली में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का प्रतिनिधित्व करेगा। 5 नेशंस असेंबली, ये 5 नेशंस असेंबली क्या है? क्या हमारे ब्लैक ड्रैगन डोमेन में केवल 4 राष्ट्र नहीं हैं? 5वां राष्ट्र कहाँ से आता है? कुछ समय के लिए चर्चाएं तेज हो गईं और यश भी उत्सुकता से भर गया। हालांकि मेहमानों के बीच विभिन्न महान परिवारों के प्रमुखों और अन्य छोटे सेक्ट्स के सेक्ट मास्टर्स ने इस घोषणा को सुनकर सिर हिलाया और यश को बहुत ही उत्साही नज़रों से देखा। ऐसा लगता है कि जब किसी का कल्टीवेशन और स्थिति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तभी उसे कुछ असामान्य घटनाओं और गुप्त अफवाहों के बारे में पता चलता है। उस समय यश चिंतित नहीं था। चूंकि सेक्ट ने पहले ही उसे 5 नेशंस असेंबली में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का प्रतिनिधित्व करने का निर्णय ले लिया था, तो स्वाभाविक रूप से समय आने पर उसे सूचित किया जाएगा। यश शांत और संयमित था, लेकिन वे डिसाइपल्स जो ललित के साथ बहस कर रहे थे और यहाँ तक कि उसके साथ शर्त भी लगाई थी, अब इतने शांत नहीं थे। उनका ध्यान पूरी तरह से मंच पर दिए जा रहे इनामों की ओर खींचा गया था और उन्होंने ध्यान नहीं दिया था।
अब ललित के सामने जमा स्टोरेज रिंग्स को देखकर उनके दिलों को ऐसा लगा जैसे वे किसी अथाह खाई में गिर गए हों और अंतहीन रूप से डूब रहे हों। उन स्टोरेज रिंग्स में उनकी दुनिया की सारी संपत्ति थी। कबीर के साथ यश की निर्णायक लड़ाई के दौरान ललित की जिद के कारण उसने यश का समर्थन करने के लिए अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी थी। उनके उत्साह में उन्होंने अपनी संपत्ति भी दांव पर लगा दी थी। आत्मा के विवाद के अलावा उनमें से अधिकांश इस अवसर का लाभ उठाकर ललित को बुरी तरह से लूटना चाहते थे। आखिरकार ललित की दौलत कोई मजाक नहीं थी और उस समय कबीर के हारने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने अपनी कब्र खुद ही खोद ली थी। अगर वे यह हार जाते हैं तो उनके आधे साल या यहाँ तक कि 1 साल के प्रयास भी बेकार हो जाएंगे। मार्शल दाव कल्टीवेशन संसाधनों को प्राथमिकता देता है। ये नुकसान उनके लिए बहुत बड़ा होगा और उन्हें सिर्फ आधे साल से अधिक पीछे धकेल देगा। हाँ, देखा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? यश जीत गया। यश निश्चित रूप से जीतने वाला था, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब तुम सब हैरान हो, है ना? पोडियम पर खड़े यश को देखकर ललित दिल खोलकर हंसा। वह ऐसा लग रहा था मानो वह खुद ही पहला स्थान जीत गया हो। अपनी हंसी के बीच ललित ने अपने सामने छोटी मेज से लगभग 100 स्टोरेज रिंग्स उठा लीं। ये सभी अमीर इनसेक्ट डिसाइपल्स की स्टोरेज रिंग्स थीं और भीतर के खजाने निश्चित रूप से कम नहीं थे। ललित के हाव भाव को देखकर लगभग 100 इनसेक्ट डिसाइपल्स जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी थी, उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वे सभी उनकी दुनिया की सारी संपत्ति थे। यदि संभव हो तो वे लापरवाही से उन्हें वापस छीनना भी चाहते थे। हालांकि ललित के अच्छे भाई यश ने अभी अभी सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन में पहला स्थान हासिल किया था और वह अभी भी मार्शल आर्ट्स एरिना में था। भले ही वे छीनना चाहते हों, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। एक पल के लिए लगभग 100 इनसेक्ट डिसाइपल्स ने खरगोश की तरह चौड़ी आंखों से घूर कर देखा। उनके दांत जोर से पीस रहे थे, लेकिन वे केवल असहाय रूप से देख सकते थे क्योंकि ललित ने उनकी सारी संपत्ति अपने हाथ में ले ली थी। कैसा लगा? क्या बहुत दर्द हो रहा है? क्या बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, यह अच्छा है कि दर्द हो रहा है। जैसे ही कई इनसेक्ट डिसाइपल्स ललित के आत्मसंतुष्ट रूप से गुस्से में उबल रहे थे, ललित ने अपना हाथ हिलाया और लगभग 100 स्टोरेज रिंग्स बिखर गईं। यहाँ, मैं उन्हें तुम्हें वापस कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी दौलत जीतने के लिए तुम्हारे साथ जुआ नहीं खेला, बल्कि यह साबित करने के लिए खेला कि मेरा भाई निश्चित रूप से यह कर सकता है। दिल खोलकर हंसते हुए ललित अपने हाथों को पीछे करके चला गया और आसमान की ओर देखकर हंसता रहा। जब वह जा रहा था तो वह यश की ओर हाथ हिलाना नहीं भूला। पुराने दोस्त यश, आज रात को पीते हैं। पुराने दोस्त यश का संबोधन सुनकर 7वें एल्डर, जो अभी भी मंच पर थे, तुरंत निशब्द हो गए। एक दूसरे को पुराने दोस्त यश और पुराने दोस्त ललित कहने के लिए वे कितने बड़े हो गए थे। जिन इनसेक्ट डिसाइपल्स ने अपनी स्टोरेज रिंग्स वापस ले ली थीं, हालांकि वे हैरान थे। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन, जिसने अनगिनत दिलों को झकझोर दिया था, इस प्रकार संपन्न हुआ। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की 300 आंतरिक और बाहरी चोटियां, जो कई दिनों से हलचल कर रही थीं, वे वापस शांत हो गईं। एकमात्र बदलाव भोजन के बाद इनर और आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के लिए बातचीत का अधिक समृद्ध विषय था। सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन समाप्त होने के बाद जैसे ही समारोह देखने आए विभिन्न महान परिवारों के प्रमुख, बड़े और छोटे सेक्ट्स के सेक्ट मास्टर्स और ब्लैक वाटर किंगडम के राजकुमार और कुलीन अपने अपने घरों को लौट गए। यश का नाम कुछ ही दिनों के भीतर ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच फैल गया। विशेष रूप से बड़े और छोटे परिवारों के प्रमुख, जिन्होंने अपने डिसाइपल्स को बार बार चेतावनी दी कि जियांगहू की यात्रा करते समय उन्हें कभी भी यश को नाराज नहीं करना चाहिए। यदि वे यश से मिलते हैं तो उन्हें उसके साथ शिष्टाचार से पेश आना चाहिए और उससे दोस्ती करने का कोई अवसर नहीं चूकना चाहिए। कुछ ही समय के लिए यश की प्रतिष्ठा पूरे ब्लैक वाटर किंगडम में फैल गई और वह पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। ये सब यश, जो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में रह रहा था, नहीं जानता था। इस दिन कियोटिक क्लाउड पीक के डीकन हरिनाथ अचानक फेरी पीक पर चढ़े और एक फेरी पीक दासी के नेतृत्व में कल्टीवेशन के लिए यश के क्वाइट रूम में पहुंचे। सीनियर ब्रदर यश, आपके लिए एक पारिवारिक पत्र है। मैं इसे विशेष रूप से आपको देने आया हूँ। एक पारिवारिक पत्र, मुझे इसे जल्दी से देखने दो। ये सुनकर यश बहुत खुश हुआ। तुम्हारी लिखावट देखना तुम्हें देखने जैसा है मेरे बेटे। तुम बाहर साहसिक यात्रा कर रहे हो, घर पर हमारी चिंता मत करो। तुम्हारी माँ और मैं अच्छी तरह खाते हैं, चैन से सोते हैं और सब कुछ ठीक है। तुम्हारी मदद से मैं, तुम्हारा पिता, अपनी अधेड़ उम्र में एसेंस रेल में ब्रेक थ्रू भी कर चुका हूँ। पारिवारिक पत्र को पढ़ते हुए यश की आंखें थोड़ी नम हो गईं। पंक्तियों के बीच या तो यश के लिए चिंता थी या यश को यह आश्वासन था कि घर पर सब कुछ ठीक है। पत्र बहुत लंबा और शब्दाडंबरपूर्ण था, लेकिन यश के लिए यह उसके माता पिता के गहरे प्यार और देखभाल से भरा था। जब उसने छठा पेज पढ़ा तो यश की भौहें अचानक ऊपर उठ गईं। 2 महीने पहले शाही दरबार ने अचानक उसके पिता विक्रमवर्धन के लिए एक भर्ती आदेश जारी किया था।
विक्रमवर्धन के एसेंस रेल में ब्रेकथ्रू का हवाला देते हुए विक्रमवर्धन को मार्शल पीस कमांडरी के गोल्डन सिटी काउंटी का कमांडरी कमांडेंट नियुक्त किया गया था, जो गोल्डन सिटी काउंटी के प्रीफेक्ट के बराबर शीर्ष अधिकारी बन गया। हालांकि विक्रमवर्धन के अनुसार गोल्डन सिटी काउंटी के प्रीफेक्ट ने भी कमांडरी कमांडेंट के रूप में उनकी सलाह का पालन किया। तभी से वर्धन परिवार गोल्डन सिटी काउंटी में एक प्रमुख परिवार बन गया और पूरे मार्शल पीस कमांडरी में भी उसका प्रभाव था, क्योंकि कुछ दिनों बाद मार्शल पीस कमांडरी गवर्नर और कमांडरी कमांडेंट एक युवा राजकुमार चिराग के साथ मिलने आए। उन्होंने 10,000 एकड़ उपजाऊ भूमि, कई गाड़ियां, सोने चांदी और गहने और यहां तक कि 10 खूबसूरत महिलाएं भी भेंट कीं। हालांकि 10 खूबसूरत महिलाएं जो फूलों की तरह प्यारी थीं, उन सभी को उसकी मां मीनाक्षी वर्धन ने अस्वीकार कर दिया था। ये देखकर यश जोर से हंस पड़ा। वह अपने पिता की शुरुआती खुशी को शर्मिंदगी में बदलते हुए सोच सकता था। उसके पिता के शायद इस जीवन में एक उपपत्नी रखने की कोई उम्मीद नहीं थी। यश राजकुमार चिराग से पहले भी मिल चुका था। फर्स्ट प्रिंस देवव्रत के निवास पर एक भोज में देवव्रत के सबसे बड़े बेटे के रूप में चिराग ने यश को टोस्ट भी पेश किया था। दूसरे शब्दों में, उसके पिता विक्रमवर्धन का कमांडरी कमांडेंट बनना, 10,000 एकड़ उपजाऊ भूमि, सोने चांदी और गहनों की कई गाड़ियां और यहां तक कि मार्शल पीस कमांडरी गवर्नर का उन्हें बहुत सम्मान दिखाना, ये सब फर्स्ट प्रिंस देवव्रत की ओर से आया था। ये फर्स्ट प्रिंस देवव्रत निश्चित रूप से जानता है कि चीजें कैसे करनी हैं, वास्तव में मेरे माता पिता पर प्रयास कर रहा है। हालांकि मुझे इसे स्वीकार करना होगा। इस बार फर्स्ट प्रिंस देवव्रत ने सही रास्ता चुना था, जिससे यश के मन में उनके प्रति बहुत अधिक पसंद पैदा हो गई। इसके अलावा ये भव्य उपहार सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन से पहले आ गया था, इसलिए फर्स्ट प्रिंस देवव्रत काफी ईमानदार थे। इसके अलावा पारिवारिक पत्र में सबसे महत्वपूर्ण मामला शादी का आग्रह था। उसके चौथे चाचा के सबसे छोटे बेटे, जो यश से 1 साल छोटा था, का पहले से ही एक बच्चा होना जो चल सकता था, कुणाल, जो यश से 1 साल बड़ा था, जिसकी बेटी पहले से ही सोया सॉस खरीद सकती थी, और शशांक, जो यश की उम्र का था, जिसने पहले ही एक दूसरी उपपत्नी रख ली थी, जैसी बातें। कुल मिलाकर एक लंबी सूची दी गई थी और पत्र केवल आग्रहों से भरा था। पत्र में यह भी कहा गया था कि गोल्डन सिटी काउंटी और यहां तक कि मार्शल पीस कमांडरी के कई लोग उसकी प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे। लड़कियां एक से बढ़कर एक उत्साही और खूबसूरत थीं, जो लगभग वर्धन परिवार के दरवाजे को घिस रही थीं। हालांकि क्योंकि यश ने पहले सेठ हेमचंद को अस्वीकार कर दिया था, विक्रमवर्धन और उनकी पत्नी ने उनमें से किसी से भी सहमत होने की हिम्मत नहीं की। अब वे बस यश के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। पत्र में यश के लिए 2 रास्ते बताए गए थे। पहला रास्ता घर जाने के लिए समय निकालना, ब्लाइंड डेट पर जाना, शादी करना और उन्हें एक मोटा ताज़ा पोता देना था। दूसरा रास्ता यश के लिए एक पत्नी को घर लाना था, ताकि वे दोनों निश्चिंत हो सकें। ब्लाइंड डेट, ये कैसे हो सकता है? पत्र पढ़ने के बाद यश हंसा। ऐसा लग रहा था कि केवल दूसरा रास्ता ही है। पत्र के साथ वर्धन परिवार ने यश को साल के लिए कल्टीवेशन फंड के रूप में 50,000 चांदी के ताइल, साथ ही विक्रमवर्धन और उनकी पत्नी की ओर से 20,000 चांदी के ताइल भी भेजे। कुछ विचार करने के बाद यश ने तुरंत एक उत्तर पत्र लिखा और सेक्ट ग्रैंड हॉल गया। उसने कंडेंसिंग पिल की 20 बोतलों का आदान प्रदान किया और डीकन हरिनाथ से एक समर्पित व्यक्ति की व्यवस्था करने के लिए कहा, ताकि वे उन्हें मार्शल पीस कमांडरी के गोल्डन सिटी काउंटी में वर्धन परिवार तक पहुंचा सकें। उसके परिवार के पास 10,000 एकड़ उपजाऊ भूमि थी, इसलिए उसके माता पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपने पिता को अपने रेल में सुधार करने में मदद करने के लिए कुछ मेडिसिनल पिल्स वापस भेजना सबसे उचित था। यह हेवन रैंकिंग के टॉप 10 में डिसाइपल्स के लिए एक और विशेष लाभ था। सेक्ट काम चलाने, पारिवारिक पत्र वितरित करने और यहां तक कि कुछ छोटी समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित कर्मियों की व्यवस्था करेगा। फेरी पीक पर यश ने लापरवाही से पारिवारिक पत्र काव्यांजलि को सौंप दिया। यह क्या है? काव्यांजलि ने उत्सुकता से पूछा। जब तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। एक पारिवारिक पत्र। यश की उत्साहवर्धक नज़रों के तहत काव्यांजलि ने इसे ध्यान से पढ़ा, लगभग शब्द दर शब्द। दर्जनों पन्नों के पारिवारिक पत्र को पढ़ने में उसे 1/4 घंटे से अधिक का समय लगा। हालांकि जब उसने आखिरी कुछ पन्ने पढ़े तो काव्यांजलि का चेहरा थोड़ा अप्राकृतिक हो गया। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम ब्लाइंड डेट के लिए घर जाओ। क्या तुम वापस जाने की योजना बना रहे हो? यश फिर हंसा। पगली, आगे पढ़ो। क्या मेरे माता पिता ने मुझे 2 रास्ते नहीं दिए? दूसरा रास्ता देखो। दूसरा रास्ता एक पत्नी को घर लाना है। सही कहा, मैं यही रास्ता अपनाने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि घर किसे लाना है ये वास्तव में एक समस्या है, यश ने गंभीरता से कहा, अपने चेहरे को सहलाते हुए सोचते हुए। काव्यांजलि ने धीरे से अपना होंठ काटा। उसका चेहरा अजीब और थोड़ा घबराया हुआ हो गया। मुझे घर किसे लाना चाहिए? थोड़ी देर तक सोचने का नाटक करने के बाद यश को लगा कि मजाक काफी लंबा हो गया है।
उसने अचानक काव्यांजलि से पूछा, काव्यांजलि, 2 महीने में मैं घर जाने की योजना बना रहा हूँ। क्या तुम तब खाली रहोगी? मैं खाली रहूंगी। ये 3 शब्द अनजाने में काव्यांजलि के मुंह से निकल गए। जब काव्यांजलि ने यश की शरारती मुस्कान देखी तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि यश उसका मजाक उड़ा रहा है। काव्यांजलि की मीठी हंसी गूंज उठी और वह हवा में उड़ गई और दूर चली गई। ये निश्चित नहीं है कि मैं खाली रहूंगी, काव्यांजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका सुंदर चेहरा पहले ही लाल हो चुका था, यहाँ तक कि उसके कान भी पूरी तरह से लाल थे, साफ और अति सुंदर लाल रंग की तरह। तुमने ही कहा था। यश हंसा और उसके पीछे भागा। दोनों तुरंत हंसने लगे और साथ खेलने लगे। जबकि फेरी पीक हंसी से भर गया था, स्टेडी लाइट पीक, जहां 5वें एल्डर राठौड़ रहते थे, उदासी में डूबा हुआ था। मास्टर, मास्टर, कबीर के क्वाइट रूम में जहां वह स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, शिवांग और तेजस दोनों राठौड़ को अंदर आते देख एक साथ उठ खड़े हुए। कबीर कैसा है? राठौड़ ने पूछा। शिवांग और तेजस के चेहरों पर एक साथ दुख की झलक दिखाई दी और वे एक तरफ हट गए। मास्टर, जूनियर ब्रदर कबीर की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, लेकिन मास्टर, कफ कफ। बीमार बिस्तर पर लेटे हुए कबीर ने जब राठौड़ को अंदर आते देखा तो वह उठना और उनका अभिवादन करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह उठा, उसे तुरंत हिंसक रूप से खांसी आने लगी। खांसते हुए उसका चेहरा बैंगनी लाल हो गया, उसकी छाती हिंसक रूप से फूल गई, लेकिन उसके होंठ तेजी से बैंगनी हो गए, जैसे कि वह सांस नहीं ले पा रहा हो। ज्यादा जोर मत लगाओ, जल्दी लेट जाओ। तेजस दौड़कर आया और उसने स्पिरिचुअल पावर की एक धारा भेजी और कबीर की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। ये देखकर राठौड़ को कबीर की स्थिति बिना देखे ही पता चल गई। उसका दाहिना हाथ अपंग हो गया था, उसका बायां हाथ चला गया था, केवल उसके पैर बचे थे। लेकिन उसके दाहिने फेफड़े का आधा हिस्सा आईसी बेलफुल क्यूई द्वारा बर्फ के टुकड़ों में जम गया था। बर्फ पिघलने के बाद ये पूरी तरह से बेकार हो गया। उसका दिल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करने का तो सवाल ही नहीं था, पलटने के लिए भी मदद की आवश्यकता थी, अन्यथा यह अभी की तरह ही होगा। उसके पैर भी बेकार थे। सेक्ट के मेडिसिनल पिल खजाने में सभी चमत्कारी स्पिरिट पिल्स का उपयोग किया गया था, लेकिन वे स्थिति को उलटने में शक्तिहीन थीं। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि कबीर का रेल्म अपर्याप्त था। यदि कबीर का रेल्म स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के दूसरे चरण तक पहुंच सकता था, जहां उसके सभी 5 जैंग अंग और 6 फू अंग स्पिरिचुअल अंग बन जाते, तो भले ही आईसी बेलफुल क्यूई शक्तिशाली हो, वह धीरे धीरे ठीक हो जाता और अपंग नहीं होता जैसा कि वह अब था। मास्टर, मैं खुद को इतना बेकार देखकर कबीर दुख से भर गया और उसके चेहरे पर चुपचाप आंसुओं की 2 धाराएं बह निकलीं। मास्टर, चलिए सीनियर ब्रदर कबीर को घर भेज देते हैं। सीनियर ब्रदर और मैं प्रत्येक 1 लाख चांदी के ताइल का योगदान देंगे, साथ ही सीनियर ब्रदर कबीर की मूल संपत्ति भी। कुछ दासियों को काम पर रखना सीनियर ब्रदर कबीर के लिए बिना किसी चिंता के आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त होगा। तेजस ने कहा। राठौड़ का चेहरा ठंडा पड़ गया। घर जाना है, उसे घर भेजें, उसे सुअइया कुत्ते की तरह जीने दें। उसकी स्थिति में भले ही हम दासियों को काम पर रखें, वह सुअइया कुत्ते के जितना अच्छा जीवन नहीं जी सकता। तुरंत राठौड़ का चेहरा बेहद ठंडा और गंभीर हो गया। कबीर, मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक अवसर मिलेगा, तुम्हारा सीनियर ब्रदर शिवांग व्यक्तिगत रूप से यश को मार डालेगा। अगर तुम्हारा सीनियर ब्रदर शिवांग विफल हो जाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा। जैसे ही राठौड़ के शब्द बाहर आए, बीमार बिस्तर पर पड़े कबीर और उसके बगल में शिवांग और तेजस सभी हिंसक रूप से कांपने लगे। तेजस की आंखों से भयभीत रोशनी भी निकल रही थी। चाहे वह कबीर हो या शिवांग और तेजस, वे सभी उत्कृष्ट व्यक्ति थे और वे सभी राठौड़ के शब्दों के अनकहे अर्थ को समझ गए। कुछ क्षणों के मौन चिंतन के बाद बीमार बिस्तर पर लेटे कबीर ने अपने दांत पीसे, जोर से सिर हिलाया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। चिंता मत करो, मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। शिवांग, अपने जूनियर ब्रदर को उसके रास्ते पर भेज दो। नहीं, तेजस चिल्लाया, कुछ कहना चाहता था लेकिन राठौड़ की कठोर निगाहों से पीछे हटने को मजबूर हो गया। वास्तव में तेजस पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें यश के साथ मौत की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी। अगर मास्टर ने जानबूझकर यश को निशाना नहीं बनाया होता तो चीजें इस मुकाम तक कैसे पहुंचती। जूनियर ब्रदर, शांति से आराम करो, मैं निश्चित रूप से यश को मार डालूंगा। जैसे ही उसने बात की, शिवांग ने तेजी से कबीर की छाती पर एक उंगली रखी। कबीर का शरीर कुछ बार फड़का और उसने तुरंत सांस लेना बंद कर दिया। चूंकि तेजस की आंखें भय से भरी थीं, राठौड़ उदासीनता से बाहर निकल गए। उसे पीछे के पहाड़ में दफना दो। कुछ घंटों बाद जब 1 घंटी बजी तो पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में एक शोक संदेश भी गूंज उठा। कबीर, जो हेवन रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था, अपनी चोटों के कारण मर गया। अपनी मृत्यु तक कबीर ने कभी भी ट्रू डिसाइपल का दर्जा प्राप्त नहीं किया। हेवन एंड अर्थ क्लिफ पर हेवन रैंकिंग थोड़ी देर के लिए टिमटिमाई और कबीर का नाम पूरी तरह से गायब हो गया।
फेरी पीक के सबसे ऊंचे बिंदु पर एक पत्थर के शिखर पर यश पैरों को क्रॉस करके बैठा था, एक पत्थर की मूर्ति की तरह दूरी में बहते बादलों को देख रहा था, गतिहीन। बादल देखना वह काम था जो यश ने पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा किया था। हर दिन यश 4 या 5 घंटे तक इस पहाड़ की चोटी पर बैठता था, बादलों को घुमरते और खुलते, उठते और गिरते हुए देखता था। और कुछ नहीं, बस फ्लोइंग क्लाउड आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कबीर के साथ अपनी लड़ाई के बाद से यश को एहसास हुआ कि उसकी विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक की शक्ति अभी भी अपर्याप्त थी। अगर वह विंड एंड क्लाउड आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट को समझ सकता था तो कबीर से निपटना इतना मुश्किल नहीं होता। शायद कुछ तलवार के प्रहार ही काफ़ी होते। हालांकि विंड एंड क्लाउड आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट जैसे मिश्रित कॉन्सेप्ट को समझना पूरी तरह से सुराग के बिना था। यश केवल क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक के फ्लोइंग क्लाउड आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट को समझने से शुरुआत कर सकता था। और इसलिए 20 से अधिक दिनों तक बादल देखने के बाद, हालांकि उसने कुछ प्रगति की थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ गायब है। हालांकि यश चिंतित नहीं था। यश अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी चीज़ों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अगर कॉन्सेप्ट को समझना आसान होता तो मजबूत कल्टीवेटर जो अपने रेलम के बाहर दुश्मनों को मार सकते थे, वे बहुत पहले ही सड़कों पर बेतहाशा दौड़ रहे होते। वूश, हवा तेज हो गई, उज्ज्वल आकाश जल्दी ही उदास हो गया। सफ़ेद बादल पलक झपकते ही काले बादलों में बदल गए और एक तेज हवा चलने लगी। काले बादल नीचे की ओर दब गए, चक्कर लगाते और घुमरते हुए। भयंकर हवा ने बादलों को उड़ा दिया और काले बादल नीचे की ओर दब गए, यश के सिर के ऊपर से बहते हुए। तुरंत यश की आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि फ्लोइंग क्लाउड आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट से क्या गायब था जिसे वह पिछले कुछ दिनों से समझ रहा था। मोमेंटम, बादलों का मोमेंटम। क्लैंग, हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड बाहर आ गई और तलवार के एक प्रहार के साथ बादल सभी दिशाओं में चले गए। दिन बीतते गए और 1 महीना बीत चुका था। अजीब बात है, किसी ने भी यश को 5 नेशंस असेंबली में भाग लेने के लिए सैक से सूचित नहीं किया। यश ने बुरा नहीं माना। चूंकि कोई उसे जल्दी नहीं कर रहा था, उसने अपने कल्टीवेशन को विकसित करने के लिए हर पल का लाभ उठाया। सैक्ट ने पहले ही सार्वजनिक रूप से 5 नेशंस असेंबली में उसकी भागीदारी की घोषणा कर दी थी, इसलिए यह उसे दरकिनार नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे उसका कल्टीवेशन उच्च होता गया, उसके कल्टीवेशन में सुधार करना एक धीमी, सावधानीपूर्वक प्रक्रिया बन जाएगी। केवल दैनिक संचय के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 1000 मील की यात्रा करने के लिए छोटे कदम उठाना, उसका कल्टीवेशन गुणात्मक रूप से ब्रेकथ्रू प्राप्त कर सकता है। फेरी पीक पर यश ने हमेशा की तरह कल्टीवेशन किया। हालांकि उसके कल्टीवेशन का स्थान फेरी पीक पर स्पिरिचुअल वेनक्वाइट रूम से बदलकर फेरी पीक के सबसे ऊंचे बिंदु पर एक चट्टान में बदल गया था। चट्टान पर यश पैरों को क्रॉस करके बैठा था, प्रत्येक हाथ में एक लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स पकड़े हुए था। उसके पीछे 4 इन्नेट ब्लडलाइन, एक बड़ी और 3 छोटी, हल्की सी दिखाई दी और स्पिरिचुअल एनर्जी उमड़ पड़ी। सिजल, यश के हाथों में 2 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स से स्पिरिचुअल एनर्जी का अंतिम अंश अवशोषित होने के बाद वे राख के ढेर में बदल गए। यश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसकी निगाह अनंत निराशा से भरी थी। आसमान में ये साफ था और हजारों मील तक बादल रहित था। काले बादलों की तो बात ही छोड़िए, शायद ही कोई बहता हुआ बादल दिखाई दे रहा था। 10 दिन पहले जब यश फ्लोइंग क्लाउड आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट को समझ रहा था, तो उसे आंधी का सामना करना पड़ा। उस आंधी ने न केवल यश को फ्लोइंग क्लाउड आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट के कुछ हिस्से को सफलतापूर्वक समझने की अनुमति दी, बल्कि उसे विंड एंड क्लाउड आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट की सीमा को भी स्पष्ट रूप से छू लिया। हालांकि फ्लोइंग क्लाउड आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट को सफलतापूर्वक समझा गया था, लेकिन फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट आखिर में केवल एक अर्थ रैंक लो ग्रेड स्वॉर्ड मूव था। फ्लोइंग क्लाउड आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ भी इसकी शक्ति मुश्किल से अर्थ रैंक इंटरमीडिएट विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक के करीब थी। इसलिए फ्लोइंग क्लाउड आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट को समझने से यश की युद्ध शक्ति में अनिवार्य रूप से कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि विंड एंड क्लाउड आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट की सीमा के उस निशान को छूने से यश को बहुत खुशी हुई। अगर वह इसे समझने में सफल हो जाता तो यश की युद्ध शक्ति वास्तव में आसमान छू जाती। जब तक वह विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक के कॉन्सेप्ट को समझ जाता, भले ही वह केवल एक मूव हो, इसकी शक्ति अर्थ रैंक हाई ग्रेड मार्शल स्किल का मुकाबला कर सकती थी। कहा जाता है कि पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में केवल सेक्ट लीडर द्वारा कल्टीवेटेड क्यून सीक्रेट कैनन ही एक अर्थ रैंक हाई ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक थी। यश ने उस दिन जिस कॉन्सेप्ट को छुआ था वह विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक, 8 डायरेक्शंस विंड एंड क्लाउड फॉल का चौथा मूव था। यह हवा में किया जाने वाला किलिंग मूव था। जब इसे निष्पादित किया जाता है तो विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक आसमान से नीचे आती है, जिसके साथ गड़गड़ाहट की हल्की आवाज़ होती है। उस दिन काले बादल घुमड़ रहे थे और बिजली चमक रही थी, जिससे यश को ज्ञान का हल्का सा आभास हुआ। हालांकि समय बहुत कम था। जब तक यश को थोड़ा सा एहसास हुआ, काले बादल और बिजली भारी बारिश में बदल गए, जिससे समझने का वह क्षण कट गया।
यश को लगा कि अगर ऐसा मौसम जिसमें काले बादल घुमड़ रहे हों और बिजली चमक रही हो कुछ और बार आए तो वह एट डायरेक्शंस विंड एंड क्लाउड फॉल मूव के कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। दुर्भाग्य से उस दिन के बाद से यश 10 दिनों तक फेरी पीक की चोटी पर अकेला बैठा था, लेकिन उसे फिर से ऐसी आंधी का सामना नहीं करना पड़ा। अगर 5 नेशंस असेंबली ने उसे वापस नहीं रोका होता तो यश ने बाहर जाने की योजना बनाई होती, शायद दक्षिण में बरसात के क्षेत्रों में, विशेष रूप से विंड एंड क्लाउड आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अचानक यश के कमर पर उसका पहचान जेड टोकन गर्म हो गया और दूर से यश की ओर एक लंबे समय से अनदेखी टेलिस्मैन लाइट आए। यश, 5 नेशंस असेंबली का समय आ गया है। इक्वल हेवन पीक डिस्कशन हॉल में जल्दी आओ। टेलिस्मैन संदेश भेजने वाला ग्रैंड एल्डर सोमनाथ। शायद टेलिस्मैन लाइट ने काव्यांजलि को चौंका दिया था, क्योंकि जब यश चोटी से नीचे उतरा तो वह पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। मैं बस तुम्हें ढूंढने ही वाला था काव्यांजलि। क्या तुम 5 नेशंस असेंबली में भाग लेने जा रहे हो? हाँ, सावधान रहना। मैंने सीनियर ब्रदर मयंक से सुना है, जिन्होंने पहले भाग लिया था, कि यह 5 नेशंस असेंबली बेहद खतरनाक है। रुकने के बाद काव्यांजलि ने चिंतित दिखते हुए आग्रह किया, हर चीज में नायक बनने की कोशिश मत करना, पिछली बार की तरह मत करना जब तुम ब्लैक वाटर रेलिक मैंशन गए थे। चिंता मत करो, जब मैं 5 नेशंस असेंबली से वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलाने घर ले जाऊंगा। काव्यांजलि का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम चाहती हो कि मैं किसी और को ढूंढूं? तुम? काव्यांजलि के गुस्से वाले भाव को देखकर यश ने धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। पगली, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकता हूँ? मेरे लौटने का इंतजार करना। जबकि काव्यांजलि स्तब्ध थी, यश के होंठों ने हल्के से उसके होंठों को छुआ और अगले ही पल वह हवा में ओझल हो गया। वहां खड़ी काव्यांजलि ऐसे कांप उठी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका सुंदर चेहरा, गर्दन और कान तुरंत लाल हो गए। बदमाश। काव्यांजलि के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के इक्वल हेवन पीक डिस्कशन हॉल के अंदर जब यश ने कदम रखा तो 4 लोग पहले से ही वहां थे। वे ग्रैंड एल्डर सोमनाथ, 7वें एल्डर, हेवन रैंकिंग में दूसरे स्थान पर विक्रांत और हेवन रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हर्ष थे। कबीर की मृत्यु के साथ विक्रांत और हर्ष एक बार फिर हेवन रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर आ गए थे। ग्रैंड एल्डर, 7वें एल्डर, जूनियर ब्रदर विक्रांत, जूनियर ब्रदर हर्ष। यश ने एक एक करके उनका अभिवादन किया। 2 एल्डर्स को स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभिवादन का जवाब देते समय विक्रांत का भाव अभी भी थोड़ा अप्राकृतिक था। विक्रांत पहले से ही 24 साल का था और अचानक यश को सीनियर ब्रदर कहना, जो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ था, वास्तव में थोड़ी अजीब बात थी। यश, सेक्ट लीडर को उस दिन तुम्हें विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का प्रदर्शन करते हुए देखकर एक अनुभूति हुई, इसलिए वे स्वॉर्ड आर्ट को समझने के लिए एकांत में चले गए हैं। आज के मामलों की अध्यक्षता ये बूढ़ा आदमी करेगा। ग्रैंड एल्डर सोमनाथ ने यूं ही इसका जिक्र किया, जिससे यश के दिल में कुछ हलचल मच गई। क्या यह एक प्रस्तावना थी? उस दिन विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने के बाद यश ने मूल रूप से सोचा था कि सेक्ट उससे विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट को सक्रिय करने के लिए माइंड कल्टीवेशन टेक्निक मांगेगा। यश लंबे समय से तैयार था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सेक्ट लीडर कभी नहीं आए, बल्कि खुद इसे समझने के लिए चले गए। सेक्ट का चेहरा यश की कल्पना से कहीं ज्यादा था। 5 नेशंस असेंबली का समय करीब आ रहा है, आप सभी को आज ही प्रस्थान करना चाहिए। इस बार हमारे ब्लैक वाटर किंगडम के पास 5 नेशंस असेंबली के लिए कुल 11 स्थान हैं। उनमें से हमारे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के पास 3 स्थान हैं। इसलिए यश युद्ध में भाग लेने के लिए हेवन रैंकिंग के टॉप 3 का नेतृत्व करेगा। ग्रैंड एल्डर सोमनाथ ने कहा। 5 राष्ट्र। ग्रैंड एल्डर, हमारे ब्लैक ड्रैगन डोमेन में केवल 4 महान साम्राज्य हैं, 5वां राष्ट्र कहाँ से आता है? डिस्कशन हॉल में इस बिंदु पर यश आखिरकार यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। विक्रांत और हर्ष ने भी यही भ्रम दिखाया। ये सही है, हमारे ब्लैक ड्रैगन डोमेन में केवल ब्लैक वाटर किंगडम, इल्यूसरी गॉड एम्पायर, ग्वान किंगडम और स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर 4 महान साम्राज्य हैं। हालांकि साउदर्न बारबेरियन ट्राइब को मत भूलना। 5 नेशंस असेंबली में साउदर्न बारबेरियन ट्राइब को भी एक राष्ट्र माना जाता है। 7वें एल्डर ने समझाया। एल्डर 7वें, साउदर्न बारबेरियन ट्राइब में सैकड़ों छोटे बड़े कबीले हैं। इसे एक राष्ट्र कैसे माना जा सकता है? हर्ष ने हैरान होकर पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। हालांकि साउदर्न बारबेरियन ट्राइब सैकड़ों छोटे बड़े कबीलों में बंटा हुआ है, जिसमें सैकड़ों छोटे बड़े सरदार हैं, लेकिन पूरे साउदर्न बारबेरियन ट्राइब का केवल एक ही बारबेरियन किंग है। वास्तव में वर्तमान साउदर्न बारबेरियन ट्राइब ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के समान है, जिसने 1000 साल पहले पूरे ब्लैक ड्रैगन डोमेन को एकीकृत किया था। उस समय ब्लैक ड्रैगन एम्पायर का एक अविश्वसनीय रूप से विशाल क्षेत्र था, जिसमें 3000 छोटे बड़े राजकुमारों को जागीर दी गई थी।
वर्तमान ब्लैक ड्रैगन डोमेन के 4 महान साम्राज्यों ने उन 3000 राजकुमारों से लड़कर अपने राष्ट्रों की स्थापना की। साउदर्न बारबेरियन ट्राइब भी वैसा ही है। सैकड़ों छोटे बड़े सरदार साउदर्न बारबेरियन किंग द्वारा जागीर में दिए गए जागीरदार हैं। बात बस इतनी है कि इन सैकड़ों सरदारों पर साउदर्न बारबेरियन किंग की नियंत्रण शक्ति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन ये किसी भी तरह से कम भी नहीं है। इसलिए साउदर्न बारबेरियन ट्राइब का 5 नेशंस असेंबली में एक स्थान है। साथ ही साउदर्न बारबेरियन ट्राइब 5 नेशंस असेंबली का सबसे महत्वपूर्ण घटक भी है। उनकी भागीदारी के बिना 5 नेशंस असेंबली की भूमिका बहुत कम हो जाएगी। सातवें एल्डर ने कहा। अब यश और भी उत्सुक हो गया। ग्रैंड एल्डर, ये 5 नेशंस असेंबली आखिर किस लिए है? ग्रैंड एल्डर सोमनाथ मुस्कुराए और अपना हाथ हिलाया उस सवाल के लिए। एल्डर सातवें को तुम्हारे निकलने के बाद तुम्हें समझाने दो। गंतव्य तक पहुंचने में एक दिन की उड़ान लगेगी, इसलिए तुम्हारे सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया जा सकता है। मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। यश, विक्रांत और हर्ष सभी ने एक साथ सिर हिलाया। ग्रैंड एल्डर सोमनाथ की नज़र हालांकि यश की ओर मुड़ गई। यश, मैं जानता हूं कि तुम्हारे और क्लियर वाटर सेक्ट के बीच की दुश्मनी ऐसी है कि तुम मुश्किल से एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाते हो। हालांकि ये 5 नेशंस असेंबली हमारे पूरे ब्लैक वाटर किंगडम के कल्याण और उसके लोगों के जीवन से जुड़ी है। उस समय जिसे भी नियंत्रित करने की आवश्यकता हो, उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। हर चीज़ में इस 5 नेशंस असेंबली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पूरे राष्ट्र का कल्याण, उसके लोगों का जीवन। शब्द बहुत भारी थे, जिससे तुरंत यश का चेहरा बदल गया। फिर उसने जोर से सिर हिलाया। ग्रैंड एल्डर, निश्चिंत रहें, मुझे पता है कि क्या महत्वपूर्ण है। यह अच्छी बात है। साथ ही इस बार 5 नेशंस असेंबली में भाग लेने वाले हमारे ब्लैक वाटर किंगडम के 11 मार्शल आर्टिस्ट्स में से 3 मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से हैं, 3 क्लियर वाटर सेक्ट से, 3 शाही सेना से हैं और बाकी 2 स्थान अन्य बड़े और छोटे स्कूलों और परिवारों द्वारा लिए गए हैं। हालांकि कमांडर शाही परिवार के थर्ड प्रिंस सूर्यवीर हैं। यश, तुम्हारा और थर्ड प्रिंस सूर्यवीर का लंबे समय से विवाद रहा है। इस बार यश ने कड़वी मुस्कान दी। हमेशा बात उसी पर क्यों आती थी? ग्रैंड एल्डर, निश्चिंत रहें, मैं अभी भी महत्वपूर्ण और महत्वहीन के बीच अंतर कर सकता हूं। यह अच्छी बात है। तुम तीनों याद रखना, इस बार 5 नेशंस असेंबली में वॉरसोल ब्लड बैनर को साउदर्न बारबेरियन ट्राइब द्वारा बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। अन्यथा तुम तीनों ब्लैक वाटर किंगडम के पापी हो जाओगे। ब्लैक वाटर किंगडम के पापी? यश, विक्रांत और हर्ष बहुत हैरान थे। ये खिताब बहुत भयानक था, है ना? साथ ही वॉरसोल ब्लड बैनर क्या है? मैं रास्ते में तुम्हें ये सब समझाऊंगा। सातवें एल्डर ने कहा। पांचों डिस्कशन हॉल से बाहर निकल गए। ग्रैंड एल्डर सोमनाथ ने लापरवाही से एक स्पिरिचुअल लाइट फेंकी और कुछ ही सांसों में एक विशाल काला बादल आसमान से नीचे उतरा। इससे निकलने वाले भयानक ऑरा के कारण यश और अन्य 2 लोगों के चेहरे का रंग बार बार उड़ने लगा। एक अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ बीस्ट, एक डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन। ये वास्तव में एक अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ बीस्ट, डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन है। यश चिल्लाया और उसके पैरों के नीचे क्लाउड विंग टाइगर किटेन को डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन के भयानक ऑरा का एहसास हुआ और वह डर के मारे बार बार पीछे हटने लगा। ये डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन है, जिसे सेक्ट लीडर ने बीस्ट टैमिंग तकनीकों का उपयोग करके अपने अधीन किया है। तुम्हारे साथ जाने पर यह न केवल तुम्हारी रक्षा कर सकता है, बल्कि बेहद तेजी से यात्रा भी कर सकता है। ये कहते हुए ग्रैंड एल्डर सोमनाथ ने यश के पैरों के नीचे लगातार गुर्रा रहे क्लाउड विंग टाइगर किटेन की ओर देखा। हालांकि बीस्ट टैमिंग तकनीकों का उपयोग करके एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा वश में किए गए ऐसे याओ बीस्ट की स्पिरिचुअल बुद्धिमत्ता बहुत खराब होती है। इसे एक सोल सी रेल्म विशेषज्ञ द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, जो इसके साथ जाता है और नियंत्रण टेलिस्मैन को सक्रिय करता है। उठो। जैसे ही सातवें एल्डर के हाथ में एक स्पिरिचुअल टेलिस्मैन से रोशनी की एक किरण निकली, डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन तेजी से आसमान में चढ़ गया, जिससे सभी को बादलों पर सवारी करने का एहसास हुआ। जैसे ही वे आसमान में स्थिर हुए, हर्ष ने उत्सुकता से पूछा, एल्डर सातवें, वॉरसोल ब्लड बैनर वास्तव में क्या है? यदि साउदर्न बारबेरियन ट्राइब इसे ले लेता है तो हम ब्लैक वाटर किंगडम के पापी क्यों बन जाएंगे? सातवें एल्डर का भाव कुछ गंभीर था। तुम सभी मयंक मल्होत्रा को जानते हो, है ना? 10 साल पहले मयंक मल्होत्रा ने मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की आंतरिक प्रतियोगिता में शीर्ष डिसाइपल के रूप में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का प्रतिनिधित्व किया और अपने 5 मार्शल ब्रदर्स को 5 नेशंस असेंबली में भाग लेने के लिए लाया। उस समय 5 नेशंस असेंबली में ब्लैक वाटर किंगडम के आधे स्थानों पर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का कब्जा था। सातवें एल्डर ने अनंत भावना के साथ याद किया। ये कहा जाना चाहिए कि मयंक मल्होत्रा और उनके मार्शल ब्रदर्स ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। केवल मयंक मल्होत्रा ही नहीं, बल्कि इल्यूसरी गॉड एम्पायर, स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर और ग्वान किंगडम के सभी मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने 5 नेशंस असेंबली में भाग लिया, उन्होंने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि उस साल साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के मार्शल आर्टिस्ट्स बहुत शक्तिशाली थे।
एक स्पिरिट मास्टर यहाँ तक कि 5 अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डेमन सर्वेंट्स को भी लेकर आया था और उनकी किस्मत अविश्वसनीय रूप से अच्छी थी। अंत में मयंक मल्होत्रा सहित 6 मार्शल ब्रदर्स में से 3 जो 5 नेशंस असेंबली में गए थे युद्ध में मारे गए। अन्य 3 राज्यों के 34 मार्शल आर्टिस्ट्स में से लगभग आधे भी नष्ट हो गए। हालांकि वॉर सोल ब्लड बैनर अंततः साउदर्न बारबेरियन ट्राइब द्वारा छीन लिया गया था। बाद की घटनाएं तुम सब जानते हो। 1 साल बाद 9 साल पहले साउदर्न बारबेरियन ट्राइब ने डार्क माउंटेन गॉज के माध्यम से एक बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। वॉर सोल ब्लड बैनर की मदद से 2 लाख बारबेरियन सैनिकों ने रातों रात डार्क माउंटेन सीमा क्षेत्र में तैनात 3 सीमा रक्षा सेनाओं का वध कर दिया। 3 लाख सीमा रक्षा सैनिकों को 2 लाख बारबेरियन सैनिकों ने रातों रात मिटा दिया, जबकि बारबेरियन सेना की हताहतों की संख्या 50,000 से भी कम थी। साथ में एल्डर ने कहा, हिस, यश, विक्रांत और हर्ष से एक साथ सांस लेने की आवाजें आईं। एल्डर 7वें, हमारे ब्लैक वाटर किंगडम का सीमा क्षेत्र शांतिपूर्ण नहीं है और हमारे ब्लैक वाटर किंगडम की सीमा सेना कुलीनों की भी कुलीन है। 2 लाख बारबेरियन सैनिकों के खिलाफ 3 लाख सैनिक, भले ही वे जीत न पाए हों, लेकिन उन्हें रातों रात पूरी तरह से मिटाया नहीं जाना चाहिए था, विशेष रूप से इलाके के फायदे के साथ, है ना? केवल 50,000 बारबेरियन सैनिक मारे गए, ये बहुत अविश्वसनीय है। यश चिल्लाया, सामान्य परिस्थितियों में यह असंभव होगा। हालांकि वॉर सोल ब्लड बैनर की मदद से सब कुछ बदल गया। 7वें एल्डर ने आह भरी, वॉर सोल ब्लड बैनर का वास्तव में क्या उपयोग है? हर्ष ने घबराहट से पूछा। वॉर सोल ब्लड बैनर, ऐसा कहा जाता है, प्राचीन काल से चला आ रहा एक डेमन गॉड आर्मी सोल बैनर है। जब वॉर सोल ब्लड बैनर लहराया जाता है तो एंशिएंट डेमन गॉड आर्मी की आत्मा आगे बढ़ती है और आम सैनिकों से लेकर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स तक सभी की युद्ध शक्ति में 1 से 2/10वें हिस्से की वृद्धि हो सकती है। क्या तुम समझते हो कि एक आम सैनिक की युद्ध शक्ति में 2/10वें हिस्से की वृद्धि का क्या मतलब है? एक आम साउदर्न बारबेरियन सैनिक सामान्य परिस्थितियों में केवल हमारे ब्लैक वाटर किंगडम के एक सीमा रक्षक से लड़ सकता है, लेकिन वॉर सोल ब्लड बैनर के आशीर्वाद से एक व्यक्ति 2, 3 या यहाँ तक कि 4 से भी निपट सकता है, आसानी से उन विरोधियों को काट सकता है जो पहले समान रूप से मेल खाते थे। सभी सैनिकों और मार्शल आर्टिस्ट्स की युद्ध शक्ति में 2/10वें हिस्से की वृद्धि होगी। 7वें एल्डर के शब्दों ने हर्ष को हकलाने की हद तक चकित कर दिया। हाँ, युद्ध शक्ति का 2/10वां हिस्सा, युद्ध शक्ति का 2/10वां हिस्सा जो क्षय को जादू में बदल देता है। उस वर्ष 3 लाख सीमा रक्षा सैनिकों को यूं ही नष्ट कर दिया गया था। 7वें एल्डर ने फिर से आह भरी और यश और अन्य 2 के बार बार पूछने पर उन्होंने वॉर सोल ब्लड बैनर के बारे में बात करना जारी रखा। लगभग 100 साल पहले डेमन सोल माउंटेन में ग्वान किंगडम और स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर की सीमा से लगे साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के क्षेत्र में इल्यूसरी गॉड एम्पायर के एक मार्शल आर्टिस्ट ने, जो वहां प्रशिक्षण ले रहा था, एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र की खोज की। इस मार्शल आर्टिस्ट ने अपने मार्शल आर्टिस्ट दोस्तों को इकट्ठा किया और कई बार इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र का पता लगाया। अंत में 90% से अधिक हताहतों के बाद प्राचीन युद्ध क्षेत्र के भीतर से वॉर सोल ब्लड बैनर बाहर लाया गया। 1 और वर्ष बीत गया और वॉर सोल ब्लड बैनर के विशेष कार्य की खोज और शोध किया गया। इस प्रकार वॉर सोल ब्लड बैनर के साथ इल्यूसरी गॉड एम्पायर का तेजी से विस्तार होने लगा। 4 राज्यों के बीच इल्यूसरी गॉड एम्पायर का वर्तमान सबसे बड़ा क्षेत्र उसी समय स्थापित किया गया था। इल्यूसरी गॉड एम्पायर की सेना एक बार ग्वान किंगडम की राजधानी तक पहुंच गई थी। हालांकि ठीक जब ग्वान किंगडम का खात्मा होने वाला था, इल्यूसरी गॉड एम्पायर का वॉर सोल ब्लड बैनर अचानक एक खून के रंग की लाल रोशनी में बदल गया और अनियंत्रित रूप से उड़ गया। जब इल्यूसरी गॉड एम्पायर के पावर हाउस वॉर सोल ब्लड बैनर का पीछा करने के लिए पूरी तरह से बाहर गए तो ग्वान किंगडम, स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर, ब्लैक वाटर किंगडम और यहाँ तक कि साउदर्न बारबेरियन ट्राइब के पावर हाउस, जो दूर से देख रहे थे, सभी ने इस विसंगति पर ध्यान दिया। अंत में ये पता चला कि वॉर सोल ब्लड बैनर उसी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में वापस लौट आया था। 5 राष्ट्रों के पावर हाउस के इकट्ठा होने के साथ एक दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई हुई। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के पूर्व सेक्ट लीडर की भी उस लड़ाई के बाद गंभीर चोटों से मृत्यु हो गई। इस लड़ाई में 5 राष्ट्रों के आधे से अधिक पावर हाउस मारे गए। कोई नहीं चाहता था कि किसी एक राष्ट्र को वॉर सोल ब्लड बैनर मिले, क्योंकि इसकी शक्ति बहुत भयानक थी। कई वर्षों के गतिरोध के बाद वर्तमान 5 नेशंस असेंबली अस्तित्व में आए। 5 राष्ट्रों के पावर हाउस प्रत्येक एक कमांडर और 11 मार्शल आर्टिस्ट्स को प्राचीन युद्ध क्षेत्र में भेजते हैं। जो भी वॉर सोल ब्लड बैनर प्राप्त करता है, उसे इसे रखने का अधिकार मिलता है। नतीजतन पहली 5 नेशंस असेंबली का वॉर सोल ब्लड बैनर साउदर्न बारबेरियन ट्राइब द्वारा छीन लिया गया था। उस वर्ष साउदर्न बारबेरियन ट्राइब ने बारी बारी से 4 राष्ट्रों पर हमला किया, जिससे व्यापक तबाही हुई। 7वें एल्डर के अनुसार उन 5 वर्षों के दौरान 4 राष्ट्रों की जनसंख्या 3/10वें हिस्से तक कम हो गई।
सौभाग्य से 5 साल की अवधि समाप्त होने के बाद वॉर सोल ब्लड बैनर अपने आप प्राचीन युद्ध क्षेत्र में वापस उड़ जाएगा और प्राचीन युद्ध क्षेत्र फिर से खुल जाएगा। इस प्रकार हर 5 साल में आयोजित होने वाली 5 नेशंस असेंबली जारी रही। चूंकि साउदर्न बारबेरियन ट्राइब ने 100 साल पहले वॉर सोल ब्लड बैनर छीन लिया था और बहुत बड़ी आपदा पैदा की थी, इसलिए चारों राष्ट्र भी अधिक सतर्क हो गए। उन्होंने साउदर्न बारबेरियन ट्राइब को वॉर सोल ब्लड बैनर छीनने से रोकने की पूरी कोशिश की, और एक बार जब साउदर्न बारबेरियन ट्राइब ने इसे छीन लिया तो वे पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखेंगे। हालांकि कभी कभी रोकथाम हमेशा काम नहीं करती। 10 साल पहले जब साउदर्न बारबेरियन ट्राइब ने फिर से वॉर सोल ब्लड बैनर प्राप्त किया तो डार्क माउंटेन ब्लड वैली में महान युद्ध हुआ। 5 नेशंस असेंबली के बाद मयंक मल्होत्रा को काफी पछतावा हुआ, इसलिए उन्होंने लगातार डार्क माउंटेन सीमा पर गश्त की, जिसके कारण बाद में महान युद्ध हुआ। 7वें एल्डर ने कहा, एल्डर 7वें वह महान युद्ध कहा जाता है कि सुदृढ़ीकरण आने से पहले मयंक मल्होत्रा ने अकेले 7 दिन और 7 रात तक संघर्ष किया था। इतने बड़े हंगामे के साथ सेक्ट ने उन्हें बचाने के लिए लोगों को क्यों नहीं भेजा? सेक्ट के पावर हाउस की उड़ने की गति के साथ उन्हें 1 या 2 दिन में आ जाना चाहिए था, है ना? किसने कहा कि हमने मदद नहीं भेजी? 7वें एल्डर की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। साउदर्न बारबेरियन ट्राइब ने 9 स्पिरिट वेनरेबल्स को इकट्ठा किया और यहां तक कि केवल 2 बचे हुए स्पिरिट किंग्स में से एक भी आया था। उस समय मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के उच्च स्तरीय सदस्य लगभग सभी बाहर चले गए थे और सेक्ट लीडर ने व्यक्तिगत रूप से साउदर्न बारबेरियन स्पिरिट किंग से लड़ाई की। न केवल साउदर्न बारबेरियन ट्राइब ने बड़े पैमाने पर हमला किया, बल्कि हमारे ब्लैक वाटर किंगडम का कट्टर दुश्मन स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर भी हलचल मचा रहा था। सीमा पर 40,000 सैनिक तैनात थे। वह लगभग विनाश का युद्ध था। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के पास इसकी रक्षा करने के लिए कोई ट्रू डिसाइपल भी नहीं बचा था, सभी को बाहर भेज दिया गया था। उस लड़ाई में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का एक सेक्ट एल्डर गिर गया, 2 ट्रू डिसाइपल्स युद्ध में मारे गए और सेक्ट लीडर गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्यथा क्लियर वाटर सेक्ट को उठने का मौका कहां से मिलता? 7वें एल्डर ने आह भरी, एल्डर, अब जब शाही परिवार हमारे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के साथ इतना बुरा व्यवहार करता है, अगर हम इस पर विचार करें तो क्या हमारा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट नुकसान में नहीं होगा? हर्ष ने शिकायत की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हर्ष की शिकायत पर 7वें एल्डर की बहुत कड़ी फटकार लगेगी। क्या नुकसान है या नहीं? उस लड़ाई में हमारे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने करोड़ों आम लोगों की रक्षा की। ये हमारे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का सबसे बड़ा गौरव है, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। तुम लोग मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में अच्छे कपड़े, समृद्ध भोजन, निजी आंगनों और दासियों के साथ शानदार जीवन का आनंद लेते हो। तुम जहां भी जाते हो अधिकारी तुम्हारा स्वागत करते हैं और आम लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। जब एक व्यक्ति दाव प्राप्त करता है तो उसके पूरे कबीले को लाभ होता है। शक्तिशाली क्षमताएं हासिल करने के बाद यह वह भव्य उपचार है जो तुम्हें मिलता है। हालांकि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यदि तुम इसका आनंद लेते हो तो तुम्हें इसे सहन भी करना होगा। जब आपदा आती है तो तुम शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट्स को आगे आना चाहिए और आम लोगों को विपत्ति और दुर्भाग्य से बचाना चाहिए। याद रखना, लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, ये 5 नेशंस असेंबली वह समय है जब तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो। 7वें एल्डर जोर से चिल्लाए और यश के दिल में अचानक स्पष्टता का एहसास हुआ। जहां तक शाही परिवार की बात है, अगर हमारा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट चाहता तो हम तुरंत एक कठपुतली सम्राट स्थापित कर सकते थे। किसे परवाह है कि वे हमें पसंद करते हैं या नहीं? एक बूढ़े आदमी ने पहले भी राजकुमारों को मारा है। यश और अन्य 2 लोगों ने बहुत हैरानी दिखाई। 7वें एल्डर के शब्द अविश्वसनीय रूप से दबंग थे और कुछ हद तक उन्होंने शाही परिवार के प्रति मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के रवैये का भी प्रतिनिधित्व किया। यह अजीब होगा अगर ब्लैक वाटर किंगडम का शाही परिवार वास्तव में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को पसंद करता। डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन पर माहौल तुरंत भारी हो गया। शायद 7वें एल्डर को लगा कि उनके शब्दों ने तीनों डिसाइपल्स को डरा दिया है। कुछ देर बाद वे अचानक बोले, बेशक इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में खजाने केवल वॉर सोल ब्लड बैनर तक ही सीमित नहीं हैं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र, ऐसा कहा जाता है, एंशिएंट डेमन गॉड की सेना का युद्ध क्षेत्र था जो पीछे कई खजाने छोड़ गया था। हर 5 साल में जब प्राचीन युद्ध क्षेत्र खुलता है तो चारों राष्ट्रों के विभिन्न सेक्ट्स के डिसाइपल एक स्थान के लिए जी जान से लड़ते हैं। ओह, वैसे मयंक मल्होत्रा अपने पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म कल्टीवेशन के साथ एक रात के लिए साउदर्न बारबेरियन ट्राइब की सेना को अकेले ही रोकने में सक्षम थे और दर्जनों स्पिरिट प्रैक्टिशनर्स और स्पिरिट मास्टर्स को मार डाला था। ये भी इसलिए था क्योंकि उन्हें इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ था। 7वें एल्डर ने कहा। ये सुनकर यश और अन्य 2 की आंखें तुरंत चमक उठीं। सीनियर ब्रदर मयंक मल्होत्रा को प्राचीन युद्ध क्षेत्र से क्या लाभ हुआ जिसने उन्हें अकेले दर्जनों स्पिरिट प्रैक्टिशनर्स और स्पिरिट मास्टर्स को मारने की अनुमति दी? हर्ष ने जोर देते हुए कहा, मुझे नहीं पता। हालांकि हर मार्शल आर्टिस्ट जो प्राचीन युद्ध क्षेत्र से जिंदा लौटता है उसकी ताकत में सुधार होता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा।
क्या तुम राघव को जानते हो? 5 साल पहले राघव प्राचीन युद्ध क्षेत्र से लौटे थे और डेमोनिक फेस्ट राक्षसा की प्रतिष्ठा अर्जित की थी। उनकी ताकत, हर कोई फिर से हैरान था। यश, हालांकि, अलग था। 7वें एल्डर मयंक मल्होत्रा को मिलने वाले लाभों को नहीं जानते थे, लेकिन यश जानता था। इस विचार पर यश का दिल उत्साह से धड़कने लगा। मयंक मल्होत्रा ने वास्तव में प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी प्राप्त की थी। यश को क्या मिल सकता है? तुरंत यश का चेहरा अपार प्रत्याशा से भर गया। 5 नेशंस असेंबली के रहस्यों के सामने आने के बाद हर कोई सुनकर थक गया था और डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन पर ध्यान लगाने के लिए बैठ गया। डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन बहुत ऊंचा उड़ रहा था, लगभग बादलों के बीच से यात्रा कर रहा था। बूम! अचानक आगे से गड़गड़ाहट की आवाज आई। ठीक जब यश चौंका, उसने काले बादलों को घुमड़ते और आगे गरजने वाले बादलों को इकट्ठा होते देखा। यश की आंखें अचानक चमक उठीं। डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन ने घुमड़ते काले बादलों और तेज हवाओं से भरे हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। ये यश की पहली बार इतनी करीब से भयंकर हवाओं और काले बादलों को देखने की बारी थी। अवसर बहुत दुर्लभ था। एक शांत मन और केंद्रित विचारों के साथ तेज हवा के बीच यश ने तुरंत डायरेक्शंस विंड एंड क्लाउड फॉल के अस्पष्ट विंड एंड क्लाउड कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर दिया। सिर के ऊपर बादल गरज रहे थे, काले बादल फैले हुए थे और कभी कभी बिजली चमकती थी। ऐसे कठोर मौसम में डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन जैसे अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ बीस्ट को भी अपनी उड़ान धीमी करनी पड़ी, जिसने अदृश्य रूप से यश की समझ को और सहायता की। तेज हवा से फटे हुए काले बादल घूमर रहे थे और टकरा रहे थे, जिससे कभी कभी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन पर लोगों पर भी बिजली गिरी, लेकिन 7वें एल्डर ने इसे रोक दिया। रंबल! 6 या 7 काले बादल आपस में जोर से टकराए। जिस पल गड़गड़ाहट की आवाज आए, एक चकाचौंध करने वाली बिजली नीचे की ओर गिरी। ये दृश्य केंद्रित यश के लिए एक अलग दृश्य था। यश की नज़रों में वह चमकती हुई बिजली 8 डायरेक्शंस विंड एंड क्लाउड फॉल द्वारा छोड़ी गई स्वॉर्ड लाइट की तरह थी। बूम! विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक के चौथे मूव 8 डायरेक्शंस विंड एंड क्लाउड फॉल का असली सार उसके सामने काले बादलों द्वारा स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया था। यश के शरीर पर अचानक एक विशाल और अकथनीय गड़गड़ाहट जैसी ऑरा इकट्ठा होने लगी। ऑरा मजबूत और मजबूत होती गई, यहाँ तक कि उनके पैरों के नीचे डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन ने भी एक बेचैन चीख निकाली। क्या सीनियर ब्रदर यश? एक अनुभूति, उन्हें परेशान मत करो। 7वें एल्डर ने सभी को रोक दिया, जबकि डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन को लगातार शांत करने के लिए एक मंत्र भी डाला और यश की समझ में सहायता करने के लिए इसे फिर से धीमा कर दिया। हालांकि यश के बगल में क्लाउड विंग टाइगर किटेन पूरी तरह से अप्रभावित था। रक्त के साथ बलिदान किए गए एक स्पिरिट बीस्ट और बीस्ट टैमिंग तकनीकों का उपयोग करके एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट द्वारा नियंत्रित स्पिरिट बीस्ट के बीच का बड़ा अंतर भी इस क्षण प्रकट हो गया था। यश के सिर के ऊपर क्लाउड क्यूई इकट्ठा होने लगी। उस शक्तिशाली ऑरा ने वास्तव में कई काले बादलों को भी अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही सभी ने अपनी सांसें रोक लीं, यश अचानक डार्क क्लाउड विंड ब्रेकिंग फाल्कन से ऊपर उछला। वूश! हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड म्यान से बाहर आ गई और विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का 8 डायरेक्शंस विंड एंड क्लाउड फॉल प्रदर्शित किया गया। जिस क्षण तलवार खींची गई, 7वें एल्डर, विक्रांत और हर्ष के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। यश की तलवार की गति तुरंत ऊंचे आसमान में कई तलवार के बादलों में संघनित हो गई। तलवार के बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बल द्वारा फट गए हों, भयंकर रूप से टकरा रहे हों। जिस क्षण वे टकराए, यश ने अपनी तलवार से नीचे की ओर प्रहार किया। रंबल! 8 डायरेक्शंस विंड एंड क्लाउड फॉल, गड़गड़ाहट हुई। नीचे की ओर प्रहार करने वाली तलवार की रोशनी में तलवार के बादल के भीतर से अकथनीय रूप से बिजली की एक चमक उभरी, जो तलवार की रोशनी के साथ मिल गई और आसमान को चीरते हुए और काले, उदास स्वर्ग को रोशन करते हुए गड़गड़ाहट की तरह नीचे गिरी। ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है? ये बहुत भयानक है। हर्ष और विक्रांत दोनों एक साथ हाँफते हुए चिल्लाए। हालांकि 7वें एल्डर ने कुछ सोचा होगा, उनके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए और वे अचानक दहाड़े। यश, जल्दी से अपनी तलवार वापस लो।